आपके कंधे पे बीजेपी ने डाला है कि केजरीवाल को नई दिल्ली में हरा के दिखाओ। क्या आप हरा पा रहे हैं केजरीवाल को, आपको लग रहा है? देखिए, केजरीवाल की जमानत जब्त हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में 50 सीटें जीत रही हैं और जो है कांग्रेस को भी मैं अच्छी सीटें अपना मिलते हुए देख रहा हूं कि कम से कम 10 सीटें कांग्रेस भी जीतेगी। फिर केजरीवाल के लिए तो 10 बच गई। देखिए, केजरीवाल भी हारेगा, आपके सौरभ भारद्वाज भी हारेंगे, आतिशी मरलेना भी हारेगी। दूसरा, अभी तो ये बोलता है मैं ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, बाद में कहता है मुझे कोई काम नहीं करने दे रहा। अभी लोग 11 साल से बहुत ज्यादा थक गए ये बातें सुन सुनकर कि मुझे कोई काम नहीं करने देता, इसलिए लोग इतना ज्यादा दुखी है उनकी बातों से, उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। आजकल आप उनकी शक्ल देखेंगे ना, तोते उड़े हुए हैं। कि अगर अरविंद केजरीवाल इतनी कमजोर स्थिति में, तो जो बीजेपी खुद बोलती रही ये मुफ्तखोरी की आदत लगा रहे हैं, ये फ्री बीज का मॉडल चला रहे हैं, ये मुफ्त बांट के देश को, दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं, आप लोग आज खुद ही कह रहे हैं कि हम 2500 रुपया देंगे, हम 1000 रुपया दलितों को देंगे, हम ये देंगे वो देंगे। आप तो केजरीवाल के मॉडल पर आ गए। तो ये कोई केजरीवाल ने शुरू किया ऐसा मॉडल नहीं है, मेरे पिताजी ने 96 में स्टार्ट कर दिया था। लेकिन गाली तो केजरीवाल खाते हैं ना कि फ्री बिजली पानी दे के जीत रहा है। देखिए, इस आदमी को झूठ बहुत अच्छा बोलना आता है कि आप जूते बांट रहे हैं, आप पैसे बांट रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि सोने की चेन भी बट रही है, ऊपर से 10,000 मिला, आप लोगों ने 1100 बांटा, ये भी आरोप है। तो ये क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं कर रहे आप लोग अगर ये चीजें अभी बांट रहे हैं? वो जूते मैं नहीं बांट रहा था, तो वहाँ पे एक जो है एनजीओ आई हुई थी, उसके पास में जूते थे, वो सबको जूते दे रही थी। उन्होंने मेरे को बोला कि आप इनको दे दीजिए, आप इनको अपने हाथ से पहना दीजिए, तो मैंने पहना दिया। इतनी देर में फोटो खिंच गया, इतनी देर में उन्होंने बोला मैं ही बांट रहा हूँ। और ये सोने की चेन बट रही है कहीं पे? मेरे गले में जो है ना चांदी की चेन मैं पहनता हूँ, तो मेरे गले में ही सोने की चेन नहीं है, तो मैं कहाँ से अपना बांटूंगा? कि हम तो दिल्ली को माँ कह रहे हैं और वो अपने आप को दिल्ली का दूल्हा बता रहे हैं, तो ऐसे हम लोग कैसे अपमानित? तो मैं थोड़ा भावुक हो गया हूँ ऐसी बातें सुन के। आतिशी ने नॉमिनेशन भरा, ये उसके नॉमिनेशन में नहीं गया। आज के दिन में जो लोग कह रहे हैं, ये चाह रहा है कि आतिशी हार जाए और आतिशी चाह रही है कि केजरीवाल हार जाए। अंदर वो घुसते, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती कि ये तो किसी दुबई के शेख का महल जैसा है। तो ऐसा शीश महल बना रखा है भाई ने 6 एकड़ में। अंदर उसने टब के अंदर में जिसमें वो नहाता है, उसमें जो है ना 36 तरीके के तो नलके लगे हुए हैं। तो ये भी कह रहे हैं कि हम तो दिखाना चाहते थे शीश महल, आप लोगों ने परमिशन नहीं दी, वो लेके गए उस दिन। अगर कल सुबह सुबह संजय सिंह पहुंच जाएगा राष्ट्रपति भवन, खोलो जी मैं आ रहा हूँ, तो वो कोई कहीं नवाब लगाए कि उसके लिए खोल देंगे। तो क्या परवेश वर्मा आज इस पॉडकास्ट के जरिए ये ऐलान कर रहे हैं कि अगर बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनी तो बीजेपी का मुख्यमंत्री शीश महल में नहीं रहेगा? वहाँ के विधायक मुझे बताते थे कि वो तो सबसे गाली गलौज देकर बात करते थे। अरविंद केजरीवाल जी, अपने नेताओं को गाली देके बात करते हैं? हाँ, क्योंकि उनको लगता था कि वो अपने नाम पे नहीं जीतते हैं, वो तो सारे मेरे नाम पे जीतते हैं, तो वो उनको कीड़े मकोड़ों की तरह ही समझते थे। आपकी संपत्ति 2019 में कितनी 3 करोड़ के आसपास थी, वो अभी बढ़ के 96 करोड़ हो गई, 100 करोड़ के करीब पहुंचने वाली है। तो इतना बड़ा जंप कैसे, क्या, कहाँ से आपने पैसा कमाया? देखिए, मैं जो है ना पढ़ा लिखा आदमी हूँ। अगर आपकी सरकार आई, क्या आप मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दें? क्योंकि केजरीवाल यही कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो मोहल्ला क्लिनिक बंद। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ये लगता है कि वो तो 8 तारीख को हारेगा, और ये भगवंत मान को लगता है कि अगर ये हार गया तो 9 तारीख को मुझे हटाकर पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाएगा। इसलिए भगवंत मान अपनी तरफ से भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा कि ये भाई पंजाब में ना घुस पाए। मैं भी आपके चैनल पे साफ साफ बोल रहा हूँ, पूरे दिल्ली की जनता को बिना मेरे टॉप की लीडरशिप से पूछे, मैं आपके चैनल पे पूरा चुनाव ही क्लियर कर देता हूँ। आपने भी केजरीवाल के लिए वोट मांग दिया है बैठ के। नमस्कार, हमारे इस खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत है। टॉप एंगल, जहां हम किसी भी विषय को थोड़ा टॉप एंगल पर जाकर देखने का प्रयास करते हैं ताकि उसको वृहद तौर पर देख सकें और बेहतर ढंग से समझ सकें। और आज टॉप एंगल का कैमरा जाएगा दिल्ली चुनाव को टॉप एंगल से देखने के लिए कि वाकई क्या दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल इस बार हारने जा रहे हैं। क्या बीजेपी एक लंबे वनवास के बाद दिल्ली में सत्ता में वापसी करने जा रही है? ऐसा क्या बदला है दिल्ली में कि अरविंद केजरीवाल हार जाएंगे? और जो पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है, गंभीर आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी भी फ्रीबीज पर आ गई है, और बहुत कुछ है आज के इस पॉडकास्ट में। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ परवेश वर्मा साहब मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद सुशांत भाई। और पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं। आप चुनौतीपूर्ण लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके कंधे पे बीजेपी ने डाला है कि केजरीवाल को नई दिल्ली में हरा के दिखाओ। क्या आप हरा पा रहे हैं केजरीवाल को, आपको लग रहा है? देखिए, केजरीवाल की जमानत जब्त हो रही है क्योंकि वहाँ की एक भी समस्या को इसने हल नहीं किया।
11 साल में मैं वहाँ के लोगों से पूछ रहा हूँ 11 काम बता दीजिए। 11 तो छोड़िए, कोई एक भी काम नहीं बता पा रहा। जहाँ पर भी ये जा रहे हैं 20 आदमी इकट्ठे नहीं हो रहे। कोई इनके लिए स्वागत के लिए दरवाज़ा नहीं खोल रहा। अगर औरतें मिल जाती हैं, सवाल पूछती हैं नौकरी का, पानी का, बिजली का, इनकी गाड़ी के पीछे चप्पल उठा उठा कर मारने के लिए भाग रही हैं। लोग इनको काले झंडे दिखा रहे हैं। इसीलिए किसी भी मीडिया को इनका कैंपेन कवर करने की इजाज़त ही नहीं है। खुद ही अपने मोबाइल से वीडियो बनाते हैं। अभी तक आपने देखा होगा 1 महीना हो गया, नई दिल्ली विधानसभा का एक भी कैंपेन इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर नहीं डाला है, एक भी नहीं डाला। तो हालत इनकी इतनी ख़राब है कि पंजाब से वहाँ से 30 एमएलए आए हुए हैं, 10 मंत्री आए हुए हैं और वो यहाँ पर जो है कहीं पे सीसीटीवी कैमरा को लगा रहे हैं, अपने चाइनीज़ कैमरे को लगा रहे हैं प्राइवेट से, अपना प्राइवेट पैसे से, और जो है ना आरडब्ल्यूए में 10-10 वहाँ पे कुर्सियाँ भेज रहे हैं। मतलब ये हाल है मुख्यमंत्री का। तो 11 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद में, मेरे पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के, उन्होंने हज़ारों काम किए और आज भी लोग उनको याद करते हैं, रिस्पेक्ट के साथ काम करते हैं कि उन्होंने जो आपका नोएडा फ्लाईओवर था, दिल्ली नोएडा जो था, वो उन्होंने बनाया। आईपी यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई, आपका बवाना कॉलेज बनाया, एनएसआईटी कॉलेज उन्होंने बनाया, दिल्ली में 56 फ्लाईओवर बनाए। तो इतने उन्होंने काम किए, उनको आज भी लोग याद करते हैं। मगर अरविंद केजरीवाल अपने इलेक्शन का एक भी काम नहीं बता पा रहा। हमसे हमारा दूल्हे के बारे में पूछता है और कभी कोई जो है ना हमको गाली गलौज पार्टी कहता है। भाई आपने क्या काम किया उसकी तो तस्वीर दिखा दीजिए दिल्ली की जनता को। परवेश भाई, आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल खुद अपना चुनाव हार रहे हैं और उनकी जमानत जब्त हो रही है, सिर्फ हार नहीं रहे, जमानत जब्त हो रही है। लेकिन ऐसी बातें पहले भी केजरीवाल को लेकर कही गई पिछले चुनावों में, लेकिन वो जीते। पहले भी आप लोगों ने इसी चुनाव में कहा कि केजरीवाल इतना घबराए हुए हैं कि वो 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब तो नॉमिनेशन भरने और वापस लेने की भी तारीख निकल गई, वो एक ही सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप जो दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल हार रहे हैं, इसको पब्लिक भरोसा कैसे करेगी? मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ चलिए, कल आप आइए अपने कैमरे के साथ में और मेरे साथ में कैंपेन को कवर कीजिए और साथ में सारी मीडिया को अरविंद केजरीवाल को कैंपेन को भी कवर करने के लिए बोलिए। अगर उसने काम किया होता तो पंजाब से इतनी फौज नहीं आई होती। अगर उसने काम किया होता तो वो अपने हर कार्यक्रम के हज़ार-हज़ार लोगों के जो वहाँ पे जनता स्वागत करती होगी, उसके कोई जो है ना फ़ोटो दिखाता, उसके कोई वीडियो दिखाता। मैंने वीडियो दिखाए कि जिसमें औरत उनसे पूछ रही हमारी नौकरी का क्या हुआ, कि तुमने कोई काम नहीं किया, तुम तो झूठ बोलते हो, तुम केवल हमको सपने दिखाते हो। सारे युवा उनसे गलियों में लड़ रहे हैं। तो सीएम की ये नौबत आ गई कि आज वो 26 दिन से एक-एक गली में घूम रहा है, सारे झुग्गी-झोपड़ी में हाथ पैर अपना जोड़ता घूम रहा है, उनके पैर पकड़ते घूम रहा है और सभी लोगों ने, तो मैं जो भी बात कर रहा हूँ ना, मैंने 2 बार मैं जो है यहाँ से पश्चिमी दिल्ली से सांसद रहा हूँ, उससे पहले मैं एमएलए भी रहा हूँ। मैंने मेरे पिताजी के चुनाव भी देखे हैं। पीछे 15 साल में पूरे देश में जाके मैंने पार्टी के लिए चुनाव में काम भी किया है। तो मैं लोगों की नब्ज़ को जानता हूँ, मैं सारे चुनाव की प्रक्रिया को जानता हूँ, मैं चुनाव लड़ना जानता हूँ। मैं ये सारी चीज़ें देखकर ही कह रहा हूँ, अपने अनुभव के कारण ही बता रहा हूँ। मेरे को नहीं मालूम कि इससे पहले किसने क्या बोला, मगर मैं आपको बोल रहा हूँ 8 तारीख को नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल चुनाव हारेगा, उसकी ज़मानत जब्त होगी। और आप ये लिख के भी दे रहे हैं। मैंने लिख के दिया कि वो कम से कम 20,000 वोट से हारेगा। दिल्ली का रिजल्ट क्या रहेगा? सीटों के हिसाब से बात करो, देखिए आपका दिल्ली अनुमान में, क्या है? अब मैं आपको बिल्कुल सच्चाई अगर बताऊं, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगा, तो भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में 50 सीटें जीत रही हैं और जो है कांग्रेस को भी मैं अच्छी सीटें अपना मिलते हुए देख रहा हूं कि कम से कम 10 सीटें कांग्रेस भी जीतेगी। तो फिर केजरीवाल के लिए तो 10 बच गई। देखिए केजरीवाल भी हारेगा, आपके सौरभ भारद्वाज भी हारेंगे, आतिशी मरलेना भी हारेगी। इनके जितने सारे मंत्री हैं सारे चुनाव हारने वाले हैं। तो परवेश भाई, एक बड़ा सवाल ये है कि ये सारी चीजें अगर पब्लिक माने भी कि 50 सीट बीजेपी जीत रही है, आप अपना चुनाव जीत रहे हैं, अगर कंपैरिजन करें लास्ट जो 2 इलेक्शन केजरीवाल ने बहुत बड़े मैंडेट से जीते और इस बार जब आप ग्राउंड पर चीजें देख रहे हैं, ग्राउंड पर क्या बदला है? ग्राउंड पे कुछ नहीं बदला। ग्राउंड पे कोई भी आदमी को आज की डेट में ये हो गया है, जो हमको अच्छी बात दिखाई देती है कि केजरीवाल जो भी झूठ बोलता है, रोज़ आपको केजरीवाल केवल एक ही उसकी पिक्चर दिखती है, सामने टेबल होती है, उसके सामने माइक होता है, वो आता है, पहले 1 घंटे पहले बोला जाता है आज मैं करूँगा बड़ी घोषणा, फिर वो आता है और कोई भी घोषणा करके झूठ बोल के चला जाता है।
तो लोग अभी ये समझ गए हैं कि जो भी ये घोषणा करेगा, और चुनाव से केवल 20 दिन पहले घोषणा कर रहे हैं, 11 साल ये सारी बातें आपको मुद्दे समझ नहीं आए। जब आपको समझ आ गया कि आप चुनाव हारने वाले हो, तो आप ये बड़ी-बड़ी घोषणाएँ, मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, चाँद तारा ले आऊँगा, सितारा ले आऊँगा और आपके यहाँ पे दूध की नदियाँ बहा दूँगा, ऐसा वो सपना दिखाता है लोगों को। तो अच्छी बात ये हुई है इस चुनाव में, जो अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि लोगों को समझ आ गया कि जो बोलेगा झूठ ही बोलेगा। दूसरा, अभी तो ये बोलता है मैं ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा। बाद में कहता है मुझे कोई काम नहीं करने दे रहा। अभी लोग 11 साल से बहुत ज़्यादा थक गए हैं, ये बातें सुन कर कि मुझे कोई काम नहीं करने देता। इसलिए मोदी जी के जो उनका विज़न है, उन्हीं की पार्टी की सरकार दिल्ली में होगी, तो दोनों पार्टियां अच्छा मिलकर, और हम तो आसपास में, चाहे वो पंजाब की सरकार होगी उसके साथ में भी मिलकर काम करेंगे, चाहे वो और किसी पार्टी के साथ होगी उसके भी साथ में। हमें चाहिए दिल्ली की भलाई, हमें चाहिए दिल्ली की डेवलपमेंट। हम चाहते हैं कि दिल्ली में पार्किंग की समस्या ख़त्म हो, जो सारा इंडस्ट्रियल एरिया, कोई भी जो हमारे दिल्ली के अंदर में बने हुए हैं, उनके लिए अच्छी पॉलिसी लेके आए ताकि पॉल्यूशन कम हो, दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक हो, हमारे युवाओं को नौकरी की बात करेंगे, दिल्ली को इनोवेशन हब बनाने की बात करेंगे। आज हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो है ना फाइनेंशियल हब के रूप में जानते हैं, हम अपना बेंगलोर को स्टार्टअप हब के रूप में जानते हैं, हम ये हैदराबाद को जानते हैं कि वो अपना आईटी हब है। दिल्ली को क्या जानते हैं? दिल्ली में पूरे वर्ल्ड की सबसे पॉल्यूटेड जो है ना सिटी है दिल्ली, केवल इस रूप में जानते हैं। इतनी गंदी यमुना है। तो दिल्ली में डेवलपमेंट क्या हुआ है, वो एक भी पोस्टर आज तक केजरीवाल ने नहीं दिखाया कि उसने किया क्या है। तो ये फालतू के मुद्दों को आपको नहीं भटकाना चाहिए। मैं यहाँ पे दिल्ली में, सुशांत भाई, मैं यहाँ पे पैदा हुआ, मैं यहाँ पे बड़ा हुआ, मैंने पढ़ाई करी, मैंने यहीं पर ही मरना है। तो मेरे को दिल्ली की बहुत चिंता है। तो दिल्ली को हम कैसे अच्छी दिल्ली बनाएंगे, रहने लायक, सांस लेने लायक, कि जो है ना बच्चों की नौकरी के लायक, एक अच्छी दिल्ली, गरीबों को, जहाँ पर सारे झुग्गी वालों की इतनी हालत ख़राब है। 11 साल में केजरीवाल किसी को चाबी नहीं दे पाया मकान की। उन सबको, जहाँ पे झुग्गी है वहीं पे उनको मकान देना, उनके बच्चों के लिए नौकरी के बारे में सोच रहा। उनके घरों में शौचालय नहीं है। आज भी नई दिल्ली विधानसभा में कोई अपना 500 झुग्गियों के ऊपर में 2-2 शौचालय में, मतलब 500,000 आदमी खाली 2 टॉयलेट को कैसे यूज़ करते होंगे? या 11 साल में केजरीवाल को नहीं दिखाई दिया क्या? इसलिए लोग इतना ज़्यादा दुखी हैं उनकी बातों से, उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। आजकल आप उनकी शक्ल देखेंगे ना, तोते उड़े हुए हैं। तो लेकिन परवेश भाई, इसमें कुछ बेसिक से सवाल ये हैं कि एक बात तो आप ठीक कह रहे हैं कि जो काम हो जाता है वो केजरीवाल कहते हैं कि उनकी सरकार ने किया, जो नहीं होता है वो कहते हैं कि एलजी की वजह से नहीं हुआ और केंद्र की वजह से नहीं हुआ। अगर एलजी और केंद्र काम रोक रहे हैं तो फिर बाकी काम कैसे हो जा रहे हैं, ये प्रश्न भी कई बार लोगों के मन में आता है, हम लोगों के मन में भी आता है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल इतनी कमजोर स्थिति में है, उनके तोते उड़े हुए हैं, तो कुछ काम जो आप लोग कर रहे हैं वो पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा। पहला प्रश्न कि अगर अरविंद केजरीवाल इतनी कमजोर स्थिति में है, तो जो बीजेपी खुद बोलती रही कि ये मुफ्तखोरी की आदत लगा रहे हैं, ये फ्रीबीज का मॉडल चला रहे हैं, ये मुफ्त बांट के देश को, दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं, आप लोग आज खुद ही कह रहे हैं कि हम 2500 रुपया देंगे, हम 1000 रुपया दलितों को देंगे, हम ये देंगे, वो देंगे। आप तो केजरीवाल के मॉडल पर आ गए। देखिए, पेंशन, हमने कहा कि बुजुर्गों को पेंशन देंगे, विधवा को पेंशन देंगे। ये पेंशन तो हमेशा से चलती आई है, ये पेंशन कोई नई योजना नहीं है। मगर केजरीवाल केवल अनाउंस करता है। केजरीवाल 4 साल से 5 साल से बुजुर्गों को, विधवाओं को पेंशन उनको देता नहीं है। ना उनकी नई पेंशनें, जो हमारे नए बुजुर्ग आ रहे हैं, जो कोई भी नई विधवा हमारी माता बहन है, उनके लिए केजरीवाल ने नई पेंशन भी स्टार्ट नहीं करी। तो ये उनको देता नहीं है। हम केवल वही बात बोल रहे हैं जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार चल रही है, वहाँ पे हम जो जो कामों को कर रहे हैं, केवल हम उन्हीं बातों को बोल रहे हैं। आज अगर गरीब माताओं बहनों को कोई मासिक आय की ज़रूरत है, तो अगर वो हमारी सरकार उसको दे सकती है और उसके साथ में डेवलपमेंट भी दे सकती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम कोई ये केजरीवाल की तरह ऐसे सपने नहीं दिखा रहे जो काम हो ही नहीं सकते हैं। हम केवल वही बात कह रहे हैं, क्योंकि अगर हमने बोला इसका मतलब जो है ना वो मोदी जी की गारंटी है। तो हमने बोला इसका मतलब वो काम हमको करना ही है, और हम केवल वही काम बोलते हैं जो हम उसको कर सकते। नहीं परवेश भाई, इसमें वो 2100 रुपया देंगे तो गलत है, आप 2500 देंगे सही है, ये कैसे? जी, वो केवल बोल रहे हैं 2100 देंगे। उन्होंने पंजाब में भी बोला कि हम आपको 1000 रुपया देंगे, और दिल्ली में भी 1000 रुपये का फॉर्म उन्होंने लोकसभा से पहले भरवा लिया था।
मगर ना उन्होंने पंजाब में दिया, ना उन्होंने दिल्ली में दिया। हमारी सरकार है मध्य प्रदेश में, वहाँ हमारी लाडली योजना चलती है। 3 साल से हर महिला के खाते में 1500 रुपया जाता है। मतलब हम कह रहे हैं तो हम उसको दे रहे हैं, वो कह रहे हैं तो वो उसको दे नहीं रहा, केवल इतना फ़र्क है। नहीं, अब आपने कहा कि भाई हम भी फ्री बिजली देंगे, हम भी फ्री पानी देंगे, और उसमें आपने लिखा भी कि जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उसको हम जारी रखेंगे। तो जो आदमी कल्याणकारी योजनाएं ऑलरेडी चला रहा है, अरविंद केजरीवाल की सरकार अगर चला रही है, तो फिर आपको लाके वो कल्याणकारी योजनाएं क्यों चलवानी है? पहला प्रश्न ये। दूसरा कि उन्हीं कल्याणकारी योजनाओं को आपने फ्री भी बताया था, तो आज आप क्यों करना चाहते हैं? मेरे पिताजी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, सुशांत भाई, 96 से 98 तक। ये जो आज वो झुग्गियों में गरीब लोगों को फ्री बिजली की बात कर रहा है ना, ये उस समय मेरे पिताजी ने शुरू किया था। क्योंकि उस समय की सरकार जो है प्रॉफिट में भी चलती थी, उनके पास में बजट भी होता था, पैसा भी होता था। आज दिल्ली की ये हालत हो गई है कि दिल्ली 7,000 करोड़ रुपया माइनस में चल रहा है। सरकार के पास में कॉलेजों के प्रोफेसर को देने की सैलरी नहीं है, स्कूल के टीचर को देने की सैलरी नहीं है, सारे डीटीसी के कर्मचारियों को देने की सैलरी नहीं है। जो हमारा ऑलरेडी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं दिल्ली के, जब उसको देने के लिए सैलरी नहीं है, तो आप ये नई नई घोषणाएं कैसे कर सकते हो? अब ये सैलरी क्यों नहीं है? अगर आपने भ्रष्टाचार में सारे पैसे लुटा दिए, अगर आपने शीश महल बना दिया, अगर आपने शराब के ठेकों में जो भी सरकार को रेवेन्यू लॉस हुआ, हम जिसको कहते हैं कि 4,000 5,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हुआ, अगर आपकी पॉलिसी इतनी ख़राब रही कि पूरी सरकार का बजट आपका माइनस में चला गया, तो आप तो कुछ भी नहीं दे सकते। तो ये कोई केजरीवाल ने शुरू किया ऐसा मॉडल नहीं है, मेरे पिताजी ने 96 में स्टार्ट कर दिया था। लेकिन गाली तो केजरीवाल खाते हैं ना कि फ्री बिजली पानी दे के जीत रहा है। देखिए, इस आदमी को झूठ बहुत अच्छा बोलना आता है। मतलब ये आदमी इतना नौटंकीबाज है, इतना धूर्त है, इतना पाखंडी है, और ऐसे ऐसे झूठ बोलता है कि आम आदमी, गरीब आदमी सब उसके ऊपर में विश्वास कर लेते हैं। केवल उसकी ये कला है। मगर 11 साल उसको 3 बार मौका दिया, दिल्ली की जनता ने 3 बार वोट किया, 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, और अब तो वो मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकता। तो 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। अब जब दिल्ली की जनता को कुछ नहीं मिला, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि आप ये सारे फ्री बीज के अलावा आप कोई एक उसका काम जो है ना, जो उसने दिल्ली में किया हो, जो आपने कहा कि उसने कुछ काम किए हैं, कोई एक काम मेरे को बता दे कि उसने डेवलपमेंट का दिल्ली में ये काम किया, तो मैं उसकी पोल अभी आपके चैनल पे खोल देता हूँ। नहीं परवेश भाई, मेरा प्रश्न दूसरा है। मैं कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया। आप कह रहे हैं कि आप आएंगे, डेवलपमेंट करेंगे, मोदी की गारंटी है, ये भी पब्लिक मान जाएगी। लेकिन ये जो मुफ्त की योजनाएं हैं, इसको हम लोगों ने भी कई बार, चूंकि एसबीआई की रिपोर्ट आई, योजना आयोग की रिपोर्ट आई, अलग अलग रिपोर्ट्स आई कि ये जो सरकारें मुफ्त में बांट रही हैं, ये देश के लिए नुकसानदेह है। प्राइम मिनिस्टर तक ने कहा कि ये फ्रीबीज वाला मॉडल बहुत खतरनाक है, ये देश को बर्बाद कर देगा। आज आप कहें कि हम भी फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, तो दिल्ली में बदला क्या? फिर आप तो वही कर रहे हैं जो केजरीवाल कर रहे हैं। देखिए, हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने दिल्ली में लाखों करोड़ के काम कराए। उन्होंने इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाया, और उन्होंने यूईआर 2 बनाया, उन्होंने इंडिया गेट पे अंडरपास बनाया, उन्होंने एयरपोर्ट वाली सड़क बनाई। दिल्ली के सारे बॉर्डर, जो भी हमारे स्टेट बॉर्डर है, उनकी जितनी भी सड़कें सारी भारत सरकार ने बनाई। तो भारत सरकार के पास में विजन है, भारत सरकार के पास में पैसा है। अगर वो यहाँ पर भारत सरकार की पार्टी और हमारी दिल्ली सरकार की पार्टी अगर एक ही होगी तो अच्छा काम होगा। एक जो है बाप, अगर कोई करोड़पति है, उसके पास में बहुत पैसा है, मगर उसका बेटा शराबी है, कबाबी है, तो वो अपने बेटे को पैसा नहीं देगा ना। तो इसको जो भी पैसा भारत सरकार देती, तो ये उसका शीश महल बना लेता, ये सारा उसका जो ना करप्शन कर देता। तो काहे को मोदी जी पैसा देंगे? लेकिन अगर बाप बहुत अमीर भी है और बेटा शराबी है, कबाबी है, जो भी है, लेकिन अगर बाप ये बार बार कहता है कि भाई जुए में पैसा मत लगाना, ये मुफ्त की का पैसा कमाने का तरीका है, ये गलत है, तो बेटा जुआरी हो, कबाबी हो, वो जुए में लगाए, या होनहार बेटा हो वो जुए में लगाए? जुए में तो पैसा लगना गलत है परवेश भाई। देखिए सुशांत भाई, हमें पहले यहाँ पे दिल्ली में इतनी गरीबी हो गई है, पहले हमें जो है ना यहाँ की जनता को सशक्त बनाना पड़ेगा, समर्थ बनाना पड़ेगा, यहाँ के युवाओं को नौकरी देनी पड़ेगी। अभी 14,000 सरकारी नौकरियाँ दिल्ली सरकार में बची हुई हैं जो केजरीवाल ने नहीं निकाली।
हम पहले उसको निकालेंगे। यहाँ के युवाओं को रोजगार देंगे, यहाँ के गरीबों को घर देंगे। जब वो थोड़े से आर्थिक रूप में अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, उसके बाद में फ्री की योजना को भी बाद में देखेंगे। मगर मतलब बाद में इसको वापस ले सकते हैं आप, देखिए, जब लोग सक्षम हो अगर जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति, अगर हमने उसको करोड़पति बना दिया, जैसे मोदी जी ने जो है करोड़ों महिलाओं को लखपति दीदी बना दिया। पहले उनका आर्थिक हमको विकास करना है, पहले उनके घरों में नौकरी देनी है, पहले उनकी झुग्गी की जगह पे उनको मकान देना है। जब उनको आर्थिक रूप में हम जो ना मजबूत बना देंगे, जब वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। आज तो उनके पास में कुछ नहीं है, ना उनके पास में झुग्गी का है, ना उनके पास में शौचालय है, ना उनके पास में साफ पानी है, ना उनके बच्चों के पास में नौकरी है, ना कोई अच्छी व्यवस्था है। तो ऐसी व्यवस्था में उनकी मदद करना कोई भी खराब बात नहीं है, क्योंकि हमारे देश के नागरिक हैं, दिल्ली के नागरिक हैं। हमें उनकी आर्थिक जो है ना स्थिति, उसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, उनके लिए काम करना पड़ेगा। बाद में वही लोग हमें कहेंगे हमें अब इसकी जरूरत नहीं है, मगर उनकी आर्थिक रूप में तो उनको मजबूत करना पड़ेगा ना। परवेश भाई, इसमें क्या आप लोग ये भी कुछ क्राइटेरिया लगाएंगे, जैसे कि सारी महिलाओं को 2500 है, या जो जरूरतमंद है, जैसे आप कह रहे हैं जिनको जरूरत है उनको देंगे, या सारी महिलाओं को 2500 देंगे? देखिए, अभी तो जो भी जरूरतमंद महिला हैं, जो भी इसके लिए अप्लाई करेंगी, उनको सबको मिलेगा। सबको मिलेगा। परवेश भाई, इसमें दूसरा प्रश्न ये है कि जब आप ये सारी योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं, एक आरोप आप पर बहुत गंभीर लग रहा है कि आप जूते बांट रहे हैं, आप पैसे बांट रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि सोने की चेन भी बट रही है, ऊपर से 10,000 मिला, आप लोगों ने 1100 बांटा, ये भी आरोप है। तो ये क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं कर रहे आप लोग, अगर ये चीजें अभी बांट रहे हैं जब लगा हुआ है एमसीसी? देखिए सुशांत भाई, अगर आप यहाँ से गाड़ी से जाएंगे और आपको कोई रात को कोई ऐसा बच्चा दिखाई दिया जिसके ऊपर में कंबल नहीं है, आपकी गाड़ी में कंबल होगा, आप उसको दे देंगे। तो इसमें कोई भी वॉयलेशन क्या है? तो मैंने ये जो भी काम किया, मैंने वो एमसीसी लगने से पहले किया। मेरी संस्था है राष्ट्रीय स्वाभिमान, वो मेरे पिताजी ने बनाई थी। आज से नहीं, 25 साल से काम कर रहे हैं, और उसमें करीब जो है 100 करोड़ रुपए का काम अभी तक हमने गरीबों के लिए कर दिया। तो आज तक तो हमें किसी ने कुछ नहीं बोला, और ये तो पूरा साल ही चलता रहता है। जब हमने कारगिल के सारे जो हमारे जवान शहीद हुए थे, उनके परिवारों को राशि दी, तो केजरीवाल ने नहीं बोला। जब हमने गुजरात के अर्थक्वेक में वहाँ पे 2000 मकान बनाए, तो भी कांग्रेस नहीं बोली। जब हमने उड़ीसा में 4 गांव बनाए, तो भी कुछ नहीं बोला। मैंने कोविड में 5 करोड़ रुपए खर्च किया, तो भी कोई कुछ नहीं बोला। अब जब मैं एमसीसी लगने से पहले यहाँ की गरीब महिलाओं को, यहाँ की ज़रूरतमंद महिलाओं को अगर कोई सम्मान राशि दे रहा हूँ मेरी संस्था की तरफ से, तो उसका कोई भी वॉयलेशन नहीं होता है। और वो जो जूते बांट रहे थे, वो तो मुझे लगता है आचार संहिता लग गई थी उसके बाद का। जी, वो जूते मैं नहीं बांट रहा था। मैं तो वहाँ पे वाल्मीकि बस्ती में गया था। वहाँ पे महिलाएं जो वहाँ पे झाड़ू लगाती हैं, तो वहाँ पे एक जो है एनजीओ आई हुई थी, उसके पास में जूते थे, वो सबको जूते दे रही थी। उन्होंने मेरे को बोला कि आप इनको दे दीजिए, आप इनको अपने हाथ से पहना दीजिए। तो मैंने पहना दिया। इतनी देर में फ़ोटो खिंच गया, इतनी देर में उन्होंने बोला मैं ही बांट रहा हूँ। तो अगर कोई महिला ऐसे, अगर मैं उसको अपने हाथ से जूते, और वो भी वाल्मीकि समाज की महिला को मैं अपने हाथ से जूते पहनाऊंगा, तो ये तो मेरे लिए जो है ना अच्छी बात है। इसमें कोई ख़राब बात नहीं है। तो ये बड़ा आपने खुलासा कर दिया कि वो जूते आप नहीं बांट रहे थे, कोई एनजीओ बांट रहा था, आपने बस जूते पहनाए हैं। और ये सोने की चेन बट रही है कहीं पे, हम लोग को भी बताइए, हम भी आए लें थोड़ा। मैंने बताया, सोने की चेन तो मेरे गले में ही नहीं है। ये मेरे गले में जो है ना चांदी की चेन मैं पहनता हूँ, तो मेरे गले में ही सोने की चेन नहीं है, तो मैं कहाँ से अपना बांटूंगा? तो ये केजरीवाल जी जो है ना, ये पूरी तरीके से बौखला गए हैं। जब उनको अपनी हार दिखाई दे रही है सामने, तो वो बोले संजय सिंह की मेरे पास में 10,000 रुपये आए, मैं तो 1100 दे रहा हूँ। तो वो पूरी तरीके से बौखला गए। वो ये नहीं बता रहे कि आपने कौन सा काम किया है, कौन से विकास के मॉडल के ऊपर में लोग आपको वोट करें, कौन सी यूनिवर्सिटी आपने बनाई है, कौन से हॉस्पिटल आपने बनाए हैं। 1 महीने से मेरे को गाली दिए जा रहे हैं, 1 महीने से मेरे ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। जब से मैं आया हूँ यहाँ से, नई दिल्ली विधानसभा से बाहर ही नहीं निकले हैं। 1 महीना गली गली घूम रहे हैं, क्योंकि उनको साफ दिखाई दे रहा है कि वो हार रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि बीजेपी का दूल्हा जो है वो आप हैं, कभी वो कहते हैं कि बीजेपी के दूल्हा जो हैं वो और दूसरे लोगों का नाम लेते हैं कि भाई वो हैं, और फिर कभी वो बिना दूल्हे वाली घोड़ी वाली बारात लेके निकलते कि इनके पास दूल्हा नहीं है। तो सच्चाई है क्या? दूल्हा कोई है, नहीं है, क्या है स्थिति?
देखिए, पहली बात तो बहुत ही शर्म की बात है कि हम जो है ना 21वीं सदी में जी रहे हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं स्टार्टअप्स की, इनोवेशन की, आईटी की, और वहाँ पे महाराष्ट्र में हमारी सरकार वहाँ पे सी लिंक बनाती है, और ये दिल्ली में घोड़ा लेके चल रहे हैं। तो ये कोई इनका डेवलपमेंट मॉडल है क्या? अरे अपनी यूनिवर्सिटी दिखाओ ना, घोड़ा क्यों दिखा रहे हो? और तो ये हम और अ, और भी ज़्यादा शर्म की बात यह है कि हम कहते हैं दिल्ली हमारी माँ है, और ये कहता है मैं दिल्ली का दूल्हा हूँ। तो ये तो ठीक नहीं है, दिल्ली को इतना अपमान करना ये तो अच्छी बात नहीं है कि हम तो दिल्ली को माँ कह रहे हैं और वो अपने आप को दिल्ली का दूल्हा बता रहा है। तो ऐसे हम लोग कैसे अपमानित। तो मैं थोड़ा भावुक हो गया हूँ ऐसी बातें सुन के। तो मैं समझता हूँ कि केजरीवाल को माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमारी दिल्ली के माँ को अपने आप को दूल्हा नहीं कहना चाहिए। लेकिन वाकई में एक प्रश्न जो पब्लिक पूछ रही है कि बीजेपी ने कोई सीएम फेस क्यों नहीं दिया दिल्ली में? देखिए, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये रहता है कि जो भी हमारा विधायक दल का होगा तो वो तय करेगा उनका नेता कौन होगा। तो हमारी सरकार 8 तारीख को बनेगी, 9 तारीख को हमारे सारे विधायकों की मीटिंग होगी, उसके बाद में विधायक दल का नेता कौन होगा वो तय हो जाएगा। तो इसमें केजरीवाल को चिंता होने की ज़रूरत नहीं है। केजरीवाल ये बताए कि उनका सीएम कैंडिडेट कौन है, क्योंकि केजरीवाल तो सीएम नहीं बन सकते हैं। जब उनको बेल हुई तिहाड़ से, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल 4 काम नहीं कर सकते। पहला काम नहीं कर सकते, वो सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, वो अपने दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते, वो किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, ना वो किसी अधिकारी से मिल सकते हैं। जब ये चारों कंडीशन लगी हुई है और वो आज भी वैलिड है, तो ही अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया, वरना वो कभी आतिशी को मुख्यमंत्री नहीं बनाता, क्योंकि केजरीवाल इस वाले जीवन में दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। ये हम नहीं कह रहे, ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है। तो इनका सीएम कैंडिडेट कौन है पहले ये बताएं। क्या वो जो है ये जो अपना दिल्ली दंगे का इमरान हुसैन है, या वो अमानतुल्ला खां है, या वो सोमनाथ भारती है? पहले ये तो बताएं कि इनका सीएम कैंडिडेट कौन है। हमारा तो विधायक दल तय कर लेगा, आपका कौन है भाई ये तो बताइए। तो आतिशी को ये दोबारा नहीं बनाएंगे? देखिए, आज के दिन में आतिशी ने नॉमिनेशन भरा, ये उसके नॉमिनेशन में नहीं गया। तो आज के दिन में जो लोग कह रहे हैं, ये चाह रहा है कि आतिशी हार जाए, और आतिशी चाह रही है कि केजरीवाल हार जाए। क्योंकि केजरीवाल को ये लगता है कि अगर मैं हार गया तो ये आतिशी जो है ना मेरे से बड़ी नेता हो जाएगी, तो वो चाह रहा है आतिशी हार जाए, क्योंकि आज वो ज़्यादा पॉपुलर हो गई है दिल्ली में केजरीवाल से ज़्यादा। और आतिशी चाह रही है कि केजरीवाल हार जाए, ताकि जो इसकी पार्टी में गुंडागर्दी हो गई है तो वो सारी खत्म हो जाए। तो ये सारे आपस में एक दूसरे को हराने में लग गए हैं, और आप कह रहे हैं दोनों हारने वाले हैं। और ये दोनों हारने वाले हैं। परवेश भाई ये भी बताइए अब देखिए, पहले तो केजरीवाल अकेला खांसता था, अभी आप भी खांस रहे हैं। नहीं, उनकी खत्म हो गई है, मेरी आ गई है। सारी दिल्ली की खांसी शुरू हो गई है, केवल केजरीवाल की ठीक हो गई है। नहीं, मेरा तो खैर मौसमी है, लेकिन ये तो है कि अब उनकी खांसी चली गई। पहले वो मफलर लपेटते थे, खांसते थे, तो दिल्ली में ठंड आने की घोषणा होती अब थी। वो 250 रुपये का मफलर भी यमुना में बह गया, अब वो 25,000 रुपये की जैकेट पहन रहे हैं आजकल। ये बताइए, लेकिन यमुना तो साफ हुई नहीं, और वो ये मान रहे हैं कि मेरे से यमुना साफ नहीं हुई। क्या आप लोग जब ग्राउंड पे जाते हैं, पब्लिक को ये भरोसा है कि इस अगले 5 साल में केजरीवाल यमुना साफ कर पाएंगे? यमुना की सफाई कोई मुद्दा है? देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है, और लोगों को मालूम है कि केजरीवाल तो नहीं कर पाएगा। लोग अभी कहने लग गए कि हम हमेशा केजरीवाल ये कहता रहता है कि कोई जो है ना मुझे काम नहीं करने देता, मेरे को एलजी काम नहीं करने देता, मेरे को पीएम काम नहीं करने देता। तो लोग अब इस बात को समझते हैं कि भैया इससे नहीं हो पाएगा। अब तो प्रधानमंत्री की पार्टी का ही कोई आदमी दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा तो वही काम कर पाएगा। मैं कहता हूँ यमुना बहुत बड़ा मुद्दा है। मैंने दुनिया में देखा कि बहुत सारे शहर, बहुत सारी सिटी, तो जहाँ पे उनके यहाँ पे रिवर होती है उसी के आसपास में बस जाती है। हमारे यहाँ पे इतनी बड़ी रिवर है, हम उसका फ़ायदा भी नहीं उठा पा रहे। 28 किलोमीटर की यमुना माँ बहती है। जैसे साबरमती रिवर फ्रंट बना, जब वहाँ पे मोदी जी बना सकते हैं। और एक बार मेरी मोदी जी से बात हुई थी, तो वो बोले कि वो भी चाहते हैं कि मैं अपना साबरमती रिवर फ्रंट की जैसे हम अपना दिल्ली में यमुना रिवर फ्रंट बनाएं, वो भी चाहते हैं।
मगर वही बात है कि केजरीवाल के साथ में वो काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि केजरीवाल की कोई अपना दिल्ली में डेवलपमेंट की योजना है ही नहीं। वो तो जब से दिल्ली में आए हैं वो सीधा चले गए बनारस में चुनाव लड़ने के लिए, फिर वो चले गए गोवा में, फिर चले गए पंजाब में, फिर वो चले गए जो उनकी बहन है ममता बनर्जी उनके साथ। तो वो देश में घूमते रहते हैं और वो सारे लोगों को जिनको वो चोर कहते हैं उनके साथ में हाथ मिला लिया। तो दिल्ली की कभी सेवा करना उनके मन में, उनके एजेंडा में था ही नहीं। तो यमुना बहुत बड़ा मुद्दा है। आज वो कहते हैं कि मेरे को एक मौका और दीजिए, मैं कर दूंगा। अरे भैया, अगर आपको अभी भी कर सकते तो उसका काम तो शुरू करा दिया होता। कोई उसका लेआउट प्लान तो हमें दिखा दीजिए कि आपने यमुना को साफ करने के लिए आज तक कितनी बार मीटिंग करी, एक बार भी मीटिंग नहीं करी है। किसी भी कोई भी यमुना का अपना प्लानिंग का बोर्ड नहीं बनाया है, कोई उसका बजट अप्रूव नहीं किया है, कोई उसका आर्किटेक्ट कोई भी अपॉइंट नहीं किया है, कोई कंपनी को ठेका नहीं दिया है। अगर काम को शुरू भी करा दिया होता तो भी हम लोग मान लेते हैं, मगर काम ही शुरू नहीं कराया 11 साल में। और यही कहते थे 5 साल पहले कि अगर मैं यमुना ठीक नहीं करा पाया तो मुझे वोट मत दीजिएगा। आज वो किस मुंह से वोट मांग रहे हैं मुझे तो नहीं समझ आता। मैं ये पूछने वाला था कि आप लोगों के पास यमुना को साफ करने का क्या प्लान है, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि आप लोगों के पास तो सीधा-सीधा जवाब ये है कि भाई नरेंद्र मोदी ने गुजरात में रिवर फ्रंट बना के दिखाया है, वहाँ काम किया है, तो अगर उधर केंद्र में मोदी सरकार, इधर आपकी सरकार हो गई, तो दिल्ली में यमुना आप साफ कर पाएँगे। केवल बात इतने से नहीं है। जब आप जाएंगे हरियाणा के बॉर्डर पे तो आपको पानी बहुत अच्छा दिखाई देगा, साफ दिखाई देगा। और उसके अपना दोनों तरफ में घाट बने हुए हैं, पक्की अपना जो है ना, एक क्या बोलते हैं, दीवार बनी हुई है। जब वो दिल्ली में यमुना आती है तो इतनी गंदी हो जाती है, मैली हो जाती है, क्योंकि दिल्ली का सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट, सारा घरों का वेस्ट, बिना किसी सीवरेज वहाँ पे एसटीपी के, बिना किसी डब्ल्यूटीपी के, वो सीधा अंदर घुस जाता है, सारा अंदर गिर जाता है। और अंदर जो है 8 मीटर की सिल्ट, 8 मीटर का कीचड़, वो सारी यमुना के अंदर में जमा होता जा रहा है। तो यमुना का लेवल ऊपर, तो एक तो सारी सिल्ट को निकालना, उसके आसपास में दोनों तरफ में पक्का करना, और वहाँ पे दोनों तरफ में पाथ बनाना, उसको पक्का करना। फिर वहाँ पे एसटीपीज बनाना दोनों तरफ पे, वहाँ पे डब्ल्यूटीज बनाना, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, और आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वो बनाना, ताकि जितना वेस्ट अंदर गिरे वो सारा साफ पानी होकर गिरे, तो आपकी यमुना साफ हो जाएगी। कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस थोड़ी ना यमुना को साफ करना। आपकी नीयत होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, और हो जाएगी यमुना माँ साफ। सारी देश की नदियाँ तो साफ हैं, सारी दुनिया की नदियाँ साफ हैं, खाली यमुना ही गंदी क्यों है? क्योंकि कोई भी सरकार की नीयत ही नहीं रही कि वो इसको अच्छा बना सके। एक यमुना का मुद्दा मुझे लगता है कि केजरीवाल के लिए बहुत मुसीबत खड़ी कर रहा है। पब्लिक के दिमाग में तो है कि ये बोल रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। दूसरा, आपको लगता है कि शीश महल के मुद्दे ने केजरीवाल को बहुत डेंट किया है? क्योंकि मैं आऊँगा शराब घोटाले के आरोप पर भी, लेकिन शीश महल को देखकर पब्लिक को ऐसा लगा कि ये तो जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं उसमें बहुत मैसिव डिफरेंस है, कि आप एक राजमहल जैसी स्थिति में रह रहे हो और पब्लिक को कहें कि मैं आम आदमी हूँ। क्या है सुशांत भाई कि मैंने कभी नहीं बोला कि मैं अगर एमपी बनूंगा तो मैं सरकारी घर नहीं लूँगा। तो जब मैं एमपी बना तो मैंने सरकारी घर लिया, जो मेरे को सरकार ने दिया टाइप 6 का, मैंने लिया। जब ये आया था राजनीति में, इसने कहा मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, फलाना ढीमका जो भी ये बोलता रहता था, 2 कमरों के फ्लैट पे ही रहूँगा। मगर ये भाई आता है, एंट्री करता है, ये सीएम बनता है, फिर ये सबसे पहले सीएस को, जो दिल्ली सरकार का चीफ सेक्रेटरी था, उसका घर खाली कराता है। फिर उसके साथ में 5 जो है सेक्रेटरीज को के घर को और खाली कराता है। फिर 6 घर को मिलाकर, यानी कि 6 बंगले मिलाकर, उनकी दीवार तोड़कर, उनकी कोठियाँ तोड़कर 6 एकड़ के घर में अपना शीश महल बनाता है, जो कहता था। और आज तक वहाँ पे लोगों को इसने अंदर क्यों नहीं घुसने दिया? दिल्ली का एक भी आदमी आपको नहीं मिलेगा, पूरी आरडब्ल्यू, आपका चैनल तो करोड़ों लोग देखते हैं, आपको एक भी आदमी दिल्ली का नहीं मिलेगा जो ये कहेगा मैं अंदर शीश महल के अंदर जाके देख के आया, केजरीवाल से मिल के आया। मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे, लाखों लोग आते थे साल में। उसके बाद में शीला दीक्षित जी, उनसे मिलने भी लाखों लोग जाते थे साल में। मगर एक भी आदमी दिल्ली का ऐसा हो सकता है क्या जो ये बोले मैं अपने क्षेत्र के, हम हमारे राज्य के मुख्यमंत्री से आज तक मिले ही नहीं 10 साल में? क्योंकि अंदर वो घुसते, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती कि ये तो किसी दुबई के शेख का महल जैसा है। तो ऐसा शीश महल बना रखा है भाई ने 6 एकड़ में। अंदर उसने टब के अंदर में जिसमें वो नहाता है, उसमें जो ना 36 तरीके के तो नलके लगे हुए हैं, पूरा जकूजी, स्टीम, सोना, जिम,
नाई भी अंदर, पूरा सैलून जो है नाई की दुकान अंदर बना रखी है। तो बेड उसके बताते 40 लाख का गद्दा है, 1 करोड़ रुपए का पर्दा है, सारे ऑटोमेटिक है, बाथरूम में भी एसी लगा हुआ है, किचन में भी एसी लगा हुआ है। तो ऐसा तो उसका घर बना हुआ है। तो ऐसा, तो ये क्यों नहीं होगा मुद्दा? जो आदमी कहता था, जब वो बाहर निकलता है तो रिनोल्ड पेन लगाता है और वो फटी हुई चप्पल पहनता है, जब वो अंदर घुसता है घर में तो 1 करोड़ का सिल्क का रेशम का कारपेट होता है, उसके ऊपर में चलता है भाई। तो ये क्यों नहीं होगा मुद्दा? मेरे क्षेत्र में यहाँ पे 24, ये जो हम कहते हैं मेरा क्षेत्र में कह रहा हूँ, तो ये जो नई दिल्ली विधानसभा है, यहाँ पे 24 तरीके की अपना झुग्गी बस्तियाँ हैं। एक एक बस्ती में हजार हजार जो है लोग रहते हैं, केवल उनके लिए 2 शौचालय हैं। तो 1000 लोग इतना ठंड में सुबह 4 बजे कैसे 2 शौचालयों में काम चलाते होंगे? वहाँ पे 3, केवल पूरी बस्ती में 3 तरीके के नलके, एक इधर, एक इधर, एक इधर, उसी में अपना तीनों में से ही जो वहाँ के 1000 लोग वहाँ से पानी पी रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। मगर ये भाई ने अपने घर में 40-40 बाथरूम बना रखे हैं। तो जो आदमी इनको वायदा करके आया था, वो आदमी था क्या? ना तो उसकी पार्टी थी, ना उसका कोई लेना देना था। उसको तो सड़क से उठाकर सीधा दिल्ली की जनता ने दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया, सबसे बड़ा आदमी बना दिया, और वो आदमी उन्हीं को भूल गया। तो इतना घमंड हो गया, वो अपने आप को भगवान समझने लग गया। आज जो है सारे लोग कहते हैं, अरे क्या ये केजरीवाल हार सकता है? क्योंकि वो ऐसा हो गया, ऐसा उसने सारा, या तो मीडिया के माध्यम से, या जो है हर साल 500 करोड़ रुपए विज्ञापन में खर्च करके अपने आप को इतना बड़ा आदमी क्रिएट कर दिया, अपने आप को भगवान मानने लग गया। ये 8 तारीख को दिल्ली और देश की जनता देखेगी कि केजरीवाल जो है नई दिल्ली विधानसभा से कितनी बुरी तरीके से उसकी जमानत जब्त होगी। परवेश भाई, क्या ये पब्लिक ये नहीं ये भी हो सकता है सोच रही हो कि भाई अरविंद केजरीवाल शीश महल में रहें या छोटे घर में रहें, मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मुझे तो फ्री बिजली पानी मिल रहा है, मुझे कह रहे हैं 2100 रुपया दे देंगे, तो मुझे तो उससे मतलब है। अब मैं आपके जो है ना चैनल पे बहुत ही क्लियर सा सारा चुनाव कर देता हूँ। केजरीवाल भी यही कहता है कि मैंने सबको हमने पानी दे दिया, फ्री पानी दे दिया, फ्री बिजली दे दी, यही कहता है ना। मैं भी आपके चैनल पे साफ साफ बोल रहा हूँ, पूरे दिल्ली की जनता को बिना मेरे टॉप की लीडरशिप से पूछे, मैं आपके चैनल पे पूरा चुनाव ही क्लियर कर देता हूँ। दिल्ली में जिस आदमी को 24 घंटे साफ पानी मिल रहा है, वो तो केजरीवाल को वोट दे देना। जिस आदमी के घर में 24 घंटे साफ पानी नहीं आ रहा, वो हमें वोट दे देना। दिल्ली में जिस आदमी के घर में 12 महीने फ्री की बिजली आती है, जीरो का बिल आता है, वो सारे केजरीवाल को वोट दे देना। जिसके घर में 12 महीने फ्री की बिजली नहीं आती, जीरो का बिल नहीं आता, वो सारे बीजेपी को वोट दे देना। अब इससे बढ़िया चुनाव तो कुछ हो ही नहीं सकता। यही बात जो है केजरीवाल के लिए वोट मांग लिया है बैठ के। यही बात आप एक बार केजरीवाल के मुंह से बुलवा दीजिए, तो पूरा चुनाव ही एक दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन दिल्ली में जिनके यहाँ गंगा वाटर आता है, फिर आपको वोट नहीं देंगे? कहीं आता ही नहीं साहब, कोई नहीं आता गंगा वाटर। सबकी सीवर लाइन टूटी हुई है, सबके घरों में बदबू का पानी आ रहा है, सबके घर में मैला पानी आ रहा है। सबने अपने घर में जो है 2-2 लाख के, 4-4 लाख के अपना आरओ प्लांट लगा रखे हैं, अपना पानी की मशीनें लगा रखी हैं। बिस्लेरी की सेल ऐसे ही थोड़ा ना बढ़ रही है, ये सारी बॉटल की पीने वालों की बॉटल की सेल ऐसे ही थोड़ा ना बढ़ रही है, क्योंकि गंदा पानी आ रहा है इसलिए उनको बॉटल का पानी पीना पड़ रहा है। तो ये कंपनियों की भी कोई केजरीवाल के साथ में साठगांठ होगी, उसका कोई हिस्सा जाता होगा कि मैं गंदा पानी दूंगा तो बॉटल ज़्यादा बिकेगी। तो मैं तो पूरा चुनाव ही क्लियर कर रहा हूँ, किसी के घर में नहीं आता है, चाहे वो कोठियाँ हैं, चाहे वो सारे मेरे यहाँ पर गोल्फ लिंक्स हैं, जोर बाग हैं, सब ने अपने घर में करोड़ों करोड़ों की मशीन लगा रखी है। नहाने के लिए भी सबने, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन्होंने तो नहाने के लिए भी आरओ प्लांट लगा रखे हैं। ये तो केजरीवाल ने भी लगा रखे हैं, केजरीवाल के छत में भी नहाने के लिए, धोने के लिए उसने आरओ प्लांट लगा रखे हैं। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं कि हम तो दिखाना चाहते थे शीश महल, आप लोगों ने परमिशन नहीं दी, वो लेके गए उस दिन। अगर कल सुबह सुबह संजय सिंह पहुंच जाएगा राष्ट्रपति भवन, खोलो जी मैं आ रहा हूँ, तो वो कोई कहीं का वो लगाए, नवाब लगाए कि उसके लिए खोल देंगे? आपको पीडब्ल्यूडी से परमिशन लेनी है, जब वो आपको परमिशन देगी तभी खोला जाएगा ना भाई। मैंने परमिशन मांगी है, जैसे ही मेरे को परमिशन मिल जाएगी मैं लेके जाऊंगा संजय सिंह को दिखाने के लिए, और पूरे दिल्ली की जनता को आह्वान करूंगा कि आइए, मैं सबके लिए बस बनवाऊंगा, शीश महल दर्शन, आइए आपको दिखाता हूँ शीश महल। और मैंने एक और बात बोली है कि हमारी सरकार बनेगी, ऐसा मेरा सोचना है, हमारी सरकार बनेगी, जो हमारा मुख्यमंत्री होगा तो मैं उसको भी बोलूँगा
कि भैया हमको शीश महल में अपना मुख्यमंत्री आवास नहीं बनाना चाहिए, हम तो उसको टूरिज़्म स्पॉट बनाएंगे, पूरे दिल्ली और देश की जनता को फ्री में दर्शन कराएंगे कि एक तुम्हारे सपनों को बेचने वाला व्यक्ति, एक तुम्हारे बच्चों के भविष्य के साथ खेलने वाला व्यक्ति, एक सारे गरीबों के सपने तोड़ने वाला व्यक्ति कैसे अपना महल बना के रहता था। तो क्या परवेश वर्मा आज इस पॉडकास्ट के जरिए ये ऐलान कर रहे हैं कि अगर बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनी तो बीजेपी का मुख्यमंत्री शीश महल में नहीं रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। पक्का आप ऐलान कर रहे हैं? मैं ऐलान कर रहा हूँ। बड़ी बात है। दूसरी बात मुझे ये भी बताइए कि जब केजरीवाल, आप कह रहे हैं कि केजरीवाल का सबसे कठिन चुनाव है या वो हार रहे हैं और सब कुछ हो गया, एक बात जो पब्लिक और नहीं समझ पा रही, आप आम आदमी पार्टी के लोगों को क्यों लेकर आए? आप कैलाश गहलोत को कैसे ला सकते हैं जिसके लिए कहा गया कि वो आदमी इतना भ्रष्ट है, शराब घोटाले में शामिल रहा है, सब कुछ, और आपने ला के उनको टिकट भी दे दिया? देखिए, इसमें एक बात अच्छी भी ये भी है कि अगर आप देखेंगे कि पिछले 10-11 साल में आम आदमी में कोई भी ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं गया जिसने उसको ज्वाइन किया हो। सारे लोग तो उसको छोड़ के गए, चाहे वो किरण बेदी थी, चाहे वो कुमार विश्वास थे, चाहे वो अपना भूषण साहब थे, चाहे वो अपने योगेंद्र यादव थे। तो 11 साल अरविंद केजरीवाल वो जितना मर्जी बोलता रहा है मैंने ये किया, वो किया, फलाना किया, एक भी बड़ा नाम सारे देश में आज तक उसकी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। जो लोग वहाँ से छोड़ते हैं और वो कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, हमारी पार्टी में आके कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, ये देखिए मुझे खांसी हो गई। तो अगर वो कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, एक मिनट पॉज कर दो, पानी मंगवा। तो अब हमने पानी वानी पी लिया, अब आप केजरीवाल जी को पानी पिलाने की बातें कर रहे थे चुनाव में, उस पे लौटते हैं कि आप बता रहे थे कि आगे क्या मजबूरी थी बीजेपी की कि कैलाश गहलोत जैसे नेताओं को आम आदमी पार्टी से आपने लिया और फिर टिकट भी दिया? देखिए, खाली कैलाश गहलोत नहीं है, मैं अगर आपको देखूं तो बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने, कपिल मिश्रा है, वो पहले आम आदमी पार्टी में थे, एमएलए थे, और तो ऐसे अनिल वाजपेयी जी थे, वो उनके एमएलए थे। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी में जिन लोगों को लगता है कि वहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत हो गया है, अरविंद केजरीवाल की नीतियाँ उनको समझ नहीं आ रही हैं, और वो जो वहाँ के विधायक मुझे बताते थे कि वो तो सबसे गाली गलौज देकर बात करते थे। अरविंद केजरीवाल जी, अपने नेताओं को गाली देकर बात करते हैं? हाँ, क्योंकि उनको लगता था कि वो अपने नाम पे नहीं जीतते हैं, वो तो सारे मेरे नाम पे जीते हैं। तो वो उनको कीड़े मकोड़ों की तरह ही समझते थे, ना किसी से मिलते थे। वो तो आम जनता की बात नहीं कर रहा, वो तो अपने विधायकों को भी आज तक उन्होंने शीश महल में घुसने नहीं दिया। तो वो उनको, अपने विधायकों को कुछ नहीं समझते हैं। इसलिए कोई भी आदमी जिसके अंदर थोड़ा बहुत भी आत्म स्वाभिमान होगा, कुछ भी सम्मान होगा, वो आदमी उस पार्टी में नहीं रह सकता। अब ये संजय सिंह और ये जो है सौरभ भारद्वाज, आतिशी, इनके अंदर में कोई भी स्वाभिमान नाम की चीज़ नहीं है। मगर ये थोड़ा बहुत भी होता, जैसे कुमार विश्वास के अंदर था तो वो छोड़ गया, जैसे किरण बेदी के अंदर था तो वो छोड़ दी, जैसे भूषण जी के अंदर था, जैसे योगेंद्र यादव के अंदर था, उन्होंने छोड़ दिया होगा। जिसके अंदर में भी थोड़ा सा भी स्वाभिमान होगा, वो इस व्यक्ति के साथ में काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अगर कोई वहाँ से जो है हताश होके आएगा, निराश होके आता है, अगर उसके अंदर में काम करने की कोई भी इच्छा है, अगर पार्टी उसको मौका देती है तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है। लेकिन वो भ्रष्टाचारी हो तब भी? देखिए, मतलब भ्रष्टाचारी मैं ये कह रहा हूँ, अगर कैलाश गहलोत क्लीन निकल आते और फिर आप टिकट देते तो समझ में आता। एक आदमी जिसको आपने कहा कि वो भ्रष्टाचारी है, वो आपकी पार्टी में भी आ गया और उसको फिर टिकट भी मिल गया, तो पब्लिक तो ये सवाल पूछेगी कि फिर इसको भ्रष्टाचारी मानना है आज की डेट में या नहीं मानना है? देखिए, अभी जो भी उनके ऊपर में केस चल रहे थे, एक तो वो अपना किसी भी केस में कन्विक्ट नहीं हुए थे, उसमें कोई भी सज़ा नहीं हुई थी। अगर बाद में भी ऐसा कोई होता है कि उनको किसी केस में सज़ा होती है तो वो तो बाद में देखेंगे, मगर ये तो सज़ा तो केजरीवाल को भी नहीं हुई है, लेकिन आपने कहा ना कि वो शराब घोटाला किया है उन्होंने। देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि शराब घोटाला हुआ है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि लिकर पॉलिसी में घोटाला हुआ है, और जो है एजेंसीज़ के पास में बहुत सारे सबूत हैं जिसमें ये अपना मालूम है कि सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो जो है संजय सिंह हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो के कविता हो, तो ये सारे लोग उसमें शराब पॉलिसी में, उसके घोटाले में शामिल थे। ठीक है, अभी हालांकि केस चल रहा है और उसमें भी अभी फैसला आना बचा हुआ है, तो देखते हैं वो कहाँ जाएगा। लेकिन फैसला आ गया सुशांत भाई। कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना तो ये आदमी अपने दिल्ली सचिवालय जा सकता, ना सीएम ऑफिस जा पर वो तो सकता, बेल की शर्त है। साइन नहीं कर सकता। तो यही तो फैसला है। फैसला बाद में आप क्या चाहते हो, उसको अपना फांसी पे चढ़ाना चाहते हो?
फैसला नहीं, उन्होंने ये फैसला इसलिए आ दिया जाएगा, फैसला आ जाएगा, केस चल रहा है, सारे सबूत हैं। क्योंकि वो अगर अपने ऑफिस जाएंगे तो सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है, ये आप ईडी सीबीआई के वकील की तरफ से कहा गया, इसलिए वो रोका गया है। बट ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो पॉलिटिकली आप कह रहे हैं। इसमें एक प्रश्न फिर ये भी है जो आम आदमी पार्टी बहुत प्रमुखता से उठा रही है कि भाई हमने शराब घोटाला किया, मतलब उन्होंने शराब घोटाला किया, इसका आरोप लगता है, केजरीवाल ने किया, वो किया। वो कह रहे हैं आपकी संपत्ति 2019 में कितनी 3 करोड़ के आसपास थी, वो अभी बढ़ के 96 करोड़ हो गई है, 100 करोड़ के करीब पहुंचने वाली है। तो इतना बड़ा जंप कैसे, क्या, कहाँ से आपने पैसा कमाया? देखिए, मैं जो है ना पढ़ा लिखा आदमी हूँ। ये अपने आप को क्या बोलते थे, इनकम टैक्स कमिश्नर बोलते थे, और ये सारा गरीबी का ढोंग करते थे। मैंने कभी कोई ढोंग नहीं किया, मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मैंने मेरी मेहनत से, मेरी ईमानदारी से पैसा कमाया है, और मैंने ब्लैक का मनी नहीं कमाया। कोई भी ब्लैक का मनी तो नहीं अपने, कोई अपने एफिडेविट में? है ना, तो मैंने तो शो किया है। मेरा सारा वाइट का मनी है, मैंने अपने इलेक्शन के एफिडेविट में शो किया है। तो मैं तो इनको भी सिखाना चाहता हूँ, मैं तो दिल्ली के युवाओं को भी सिखाना चाहता हूँ कि आप भी कमा सकते हैं, आप भी आगे बढ़ सकते हैं, आप भी आर्थिक रूप में मजबूत हो सकते हैं, मगर अच्छी तो कोई सरकार बनाइए। तो मैं सारे युवाओं को भी सिखाऊंगा कि कैसा पैसा कमाना 3 है। करोड़ का 96 करोड़ कैसे करना है? नहीं, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। 3 करोड़ का 100 करोड़ भी, 500 करोड़ भी हो सकता है, अगर आप में क्षमता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं देश में, ऐसा नहीं है। तो अगर मैं पॉलिटिक्स में हूँ और मैं कोई अपना बिजनेस नहीं कर सकता, मैं कोई काम नहीं कर सकता, ऐसी कोई पाबंदी थोड़ी ना है। एक और बड़ा प्रश्न जो दिल्ली को लेकर है, वो मोटे तौर पर यह है कि अगर आपकी सरकार आई, क्या आप मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे? क्योंकि केजरीवाल यही कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। देखिए, मोहल्ला क्लिनिक नाम की कोई दिल्ली में चीज़ ही नहीं है। मैं आपको लेकर जाऊंगा दिल्ली में। ये अरविंद केजरीवाल, क्या होता है ना साहब, आप एक ही झूठ को 1000 बार बोल दो तो लोग उसको सच मानने लग जाते हैं। अब आप तो कभी मोहल्ला क्लिनिक नहीं गए। मैंने एक वो वीडियो देखा, उसमें आतिशी ने बोला कि मैं भी कभी मोहल्ला क्लिनिक नहीं गई। अबे, अरविंद केजरीवाल बीमार होता है तो बेंगलोर जाता है, उसकी बीवी बीमार होती है तो वेदांता में जाती है। ये जो है ना, भगवंत मान बीमार होता है तो वो अपोलो में जाता है, सत्येंद्र जैन बीमार होता है तो मैक्स में जाता है। मतलब इनका कौन सा खानदान का बच्चा आज तक मोहल्ला क्लिनिक में गया, या इनके किसी खानदान के आदमी ने कौन से दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में जाके अपना ऑपरेशन कराया? ये मोहल्ला क्लिनिक ना आप गए, ना मैं गया, ना ये गया, ना वो गया। हर आदमी सोच रहा है मैं नहीं गया, मगर कोई ना कोई तो जा ही रहा होगा। राघव चड्ढा तो एक मेरे छोटा इलाज कराने विदेश गए थे, आंख का कुछ हुआ था। राघव चड्ढा को आंख के इलाज के लिए लंदन जा रहे हैं, तो वो अपने मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं जा रहे? तो हर आदमी, दिल्ली में क्या हो रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। दिल्ली में जमुना पार का आदमी सोच रहा है कि मेरे यहाँ साफ पानी नहीं आ रहा, मगर जो है ना बदरपुर में तो आ रहा होगा। बदरपुर वाला सोच रहा है मेरे यहाँ मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, मगर वो जो है ना नरेला में तो होगा। और वो नरेला वाला सोच रहा है मेरा बिजली का बिल 0 नहीं आ रहा, तो वो मगर मुंडका में आ रहा होगा, पश्चिम बिहार में आ रहा होगा। तो सारी दिल्ली ये सोच रही है मेरे को सुविधा नहीं मिल रही, मगर केजरीवाल एक बात को 1000 बार बोल रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों को तो मिल रहा होगा। तो लोगों के दिमाग में केवल ये अंदर घुसा हुआ है, उनके दिमाग का वहम है कि कुछ ना कुछ फ्री मिल रहा है, मगर कुछ नहीं फ्री मिल रहा। किसी को कोई सुविधा नहीं मिल रही। नालियां वैसी की वैसी हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर लाइन नहीं है, पानी गंदा है, स्कूल अच्छे नहीं हैं, कॉलेज में बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा, किसी विधवाओं को पेंशन नहीं मिल रही, बुजुर्गों को कोई पेंशन नहीं मिल रही, दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को कुछ नहीं हो रहा। दिल्ली बद से बदतर हो गई है, दिल्ली बर्बाद हो चुकी है। परवेश भाई, जो ये शराब नीति लेकर आए थे, एक तो मतलब, लेकिन आपने ये क्लियर नहीं किया, ये जो 72 मोहल्ला क्लिनिक भी हैं वो आप बंद करेंगे या उसको ठीक करके चलाएंगे? देखिए, मोहल्ला क्लिनिक को, और अभी तो कोई है ही नहीं मोहल्ला क्लिनिक नाम की चीज, नाम की चीज ही नहीं है। हाँ। हमने ये तय किया कि दिल्ली की हर विधानसभा में एक अच्छा सरकारी हॉस्पिटल होना चाहिए, जहाँ पे आपको हर प्रकार का इलाज हो सकता है, जहाँ पे आपका डायलिसिस हो सकता है, जहाँ पे आपका एक्सरे हो सकता है, सीटी स्कैन हो सकता है, जहाँ पे आपका ऑपरेशन हो सकता है, जच्चा बच्चा केंद्र हो सकता है। तो ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाएंगे ना, एक एक विधानसभा तो छोटी छोटी विधानसभा है दिल्ली में, तो हर विधानसभा में एक अच्छा बड़ा हॉस्पिटल हो। तो दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक नाम की कोई चीज नहीं है, ये केवल दिमाग का वहम है कि कोई मोहल्ला क्लिनिक में इलाज होता है। तो मतलब जो भी एग्जिस्टिंग 5 भी होगा उसकी जगह आप रिप्लेस करके अस्पताल लेके आएंगे? देखिए, जिस
जिस जिस वहाँ पे जगह पर कोई अच्छा मोहल्ला क्लिनिक का लोकेशन होगा, पहले तो मोहल्ला क्लिनिक में कोई अगर 2-4 भी चल रहे होंगे तो वहाँ पे वो पैरासीटामोल की दवाई और ऐसा ही होता है, वहाँ पे कुछ नहीं होता। तो ये तो जन औषधि केंद्र बहुत सारे बने हुए, तो वहाँ पे सस्ती से वहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं। और दिल्ली सरकार के जितने भी हॉस्पिटल है उनकी संख्या को जैसे हमने बताया कि हर विधानसभा में बनाया जाएगा, मगर मोहल्ला क्लिनिक केवल वहाँ पे शराबियों का अड्डा है। तो जहाँ पे शराबियों का अड्डा है, जो बिल्कुल इनका फेलियर मॉडल रह चुका है, तो उसको जारी रखने का, आगे बढ़ाने का हम उससे अच्छा मॉडल लेके आएंगे ना। ठीक है। और ये जो इनकी शराब नीति थी, जिसको अभी हाल में एक इंटरव्यू में आतिशी ने कहा कि हम दोबारा लेकर वो आएंगे, दोबारा लेके आएंगे। तो आप लोग अगर सत्ता में आए तो वो शराब नीति लाएंगे? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाई हरियाणा में तो सस्ती शराब मिलती है, तो दिल्ली में भी मिल जाए तो दिक्कत क्या है? देखिए, शराब की ये जो पॉलिसी थी, ये ऐसी पॉलिसी थी कि उसमें दिल्ली सरकार को तो रेवेन्यू लॉस था और जो उसमें प्राइवेट प्लेयर्स थे उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा था। अगर ये पॉलिसी को बंद नहीं किया जाता, और हमने तो बंद नहीं करी, अपना इन्होंने ही वापस ली। तो अगर ये बोलते थे कि शराब पॉलिसी अच्छी थी, फिर इन्होंने वापस क्यों करी? वो तो हमने नहीं करी, दिल्ली सरकार ने खुद ही, इन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने वापस करी थी शराब नीति। तो अगर अच्छी थी तो आपने वापस क्यों करी? अगर वो खराब थी तो फिर आप इसको वापस क्यों लेके आएंगे, ये बताइए। तो अभी साहब ऐसा है कि 8 तारीख को सरकार इनकी बनी नहीं रही है, तो हम ही ने तय करना है कि हम जो है ना कौन सी पॉलिसी लेके आएंगे। तो हम ऐसी पॉलिसी लेके आएंगे जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स को कोई फायदा नहीं होगा, जिसमें सरकार को रेवेन्यू बढ़ेगा, हम ऐसी पॉलिसी लेके आएंगे। तो एक के बदले एक फ्री वाली नहीं होगी वो? बिल्कुल, देखिए, एक के बदले एक वो फ्री नहीं थी, वो दिल्ली में एक जो है गरीब आदमी की जान लेना था। तो जब से एक के बदले एक फ्री हुई है, सारे लोगों ने उसमें जो है ना 60 ml पीता था, उसने 200 ml पीना स्टार्ट कर दिया। जो आधी बोतल पीता था उसने 1 बोतल पीना स्टार्ट कर दिया। लोग मर गए, घर के घर बर्बाद हो गए, लोगों के ऑपरेशन हुए, लाखों रुपया खर्च हो गया। ये पॉलिसी कभी भी कामयाब नहीं हो सकती और ये हमारे देश का विकास का मॉडल नहीं हो सकता है। परवेश भाई, एक आरोप आप लोगों पर यह भी है कि आप लोग कांग्रेस को पंप कर रहे हैं कि कांग्रेस चूंकि बिल्कुल वोट नहीं खींचती तो केजरीवाल का वोट शेयर बढ़ जाता है। ये तक कहा गया कि संदीप दीक्षित का इलेक्शन तो आप लोग फंड कर रहे हैं। क्या वाकई आप लोगों को ये लग रहा है कि कांग्रेस को मजबूत करना जरूरी है? आप लोग भी थोड़ा उसको पीछे से हवा दे रहे हैं क्या? देखिए, मैं तो मेरा इलेक्शन फंड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं संदीप दीक्षित का इलेक्शन कहाँ से फंड करूंगा अभी। तो दूसरी बात ये कि 3 महीना पहले, अगर मैं आपको 3 महीना पीछे ले जाऊं, तो 3 महीना पहले क्या हो रहा था? आम आदमी पार्टी कह रही थी कि हम तो कांग्रेस को खाली 5 सीट देंगे, वो कहते थे हमें 25 सीट दे दो। जब वो अपना अलायंस की बात कर रहे थे, उनकी सीट शेयरिंग पे लड़ाई हुई। अच्छा, वो तो दोनों मिलके चुनाव लड़ना चाह रहे थे। अच्छा, ये तो बात पता ही नहीं है। ऐसा लग रहा था कि विधानसभा ये अलग अलग नहीं नहीं नहीं, कभी वो विधानसभा अलग नहीं लड़ना चाहते ये थे। सीक्रेट मीटिंग हुई थी? एक बार नहीं हुई है, 20-20 बार मीटिंग हुई है। शरद पवार जी के घर पे मीटिंग हुई है, सारे इनकी इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई है। इनका सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं बना। तो वो कांग्रेस कहती थी 25 पे लड़ेंगे, फिर अपना ये बोलते थे अरे भाई तुम्हारी औकात क्या है दिल्ली में, तुम्हें तो 5 सीट दे रहे, इतना ही बहुत है, तुम्हारी औकात तो इतनी भी नहीं है। फिर वो कहीं जाकर फिर वो कांग्रेस ने कहा अच्छा चलो हमें 20 दे दीजिए। इन्होंने कहा भाई हम तो तुम्हें 7 से ज़्यादा नहीं देंगे। फिर वो कांग्रेस को हमें पता लगा 18 पे भी मान गई, 17 पे भी मान गई, 15 पे भी मान गई। मगर केजरीवाल को लगा इनकी औकात ही नहीं है कांग्रेस की 5 सीटों से ज़्यादा, इसलिए वो वाला फॉर्मूला बना नहीं। जब वो फॉर्मूला बना नहीं तो फिर वो कांग्रेस ने डिसाइड किया कि अब तो हम अपना चुनाव लड़ेंगे सारी सीटों पे। जब वो चुनाव लड़े और उन्होंने अच्छी अच्छी सीटें बांट दी, और वो संदीप दीक्षित यहाँ से चुनाव लड़ेगा, मैं तो नहीं अपना समझता था कि वो यहाँ से चुनाव लड़ने आएंगे, मगर वो आए लड़ने, क्योंकि उनकी जो मदर है वो यहाँ से मुख्यमंत्री रही 15 साल, है ना, सारी दुनिया उनको जानती है, शीला दीक्षित जी को। तो वो यहाँ से लड़ने आए, तो इनकी हालत तो पहले ही से खराब थी अपना साहब की। तो इनको लगा संदीप दीक्षित भी आ गया, ये यहाँ से जो है ना थोड़ी बहुत वोट और ले जाएगा पिछले कैंडिडेट से, तो इनको अपनी हार और ज़्यादा दिखाई दे गई, इसलिए ये चिल्लाने लग गए। इनको दिल्ली की सीटों की चिंता नहीं है। दिल्ली में ये किसी के भी नॉमिनेशन पे नहीं गए, ना आतिशी के नॉमिनेशन में गए, ना ये सिसोदिया के नॉमिनेशन में गए, किसी के नॉमिनेशन में इनको किसी सीट की चिंता नहीं है। रोज वो सौरभ भारद्वाज से अपने यहाँ पे बुला के पीसी करवा देते हैं, और वो सौरभ भारद्वाज लड़ रहा है जीके से, उसके रोज जो है ना 4 घंटा खराब करता है केजरीवाल, उसको रोज बुला के पीसी करवाता है।
आज जो है सारे एमएलए जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको अपनी विधानसभा में यहाँ पे कि तुम्हारे समाज के लोग यहाँ रहते हैं यहाँ पे जाओ, वो अपनी अपनी विधानसभा छोड़कर यहाँ पे आ रखे हैं। तो ये लोगों का फॉर्मूला नहीं बना अलायंस का। अब ये आरोप लगा रहा है कि हम दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही बेबुनियाद है। आपने कहा कि पंजाब की मशीनरी भी दिल्ली में लगी हुई है अरविंद केजरीवाल को चुनाव जिताने के लिए, ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए, पंजाब से 30 वहाँ से एमएलए आए हुए हैं केवल ये वाली सीट पे, नई दिल्ली विधानसभा में। बाकी तो पूरी पंजाब सरकार, पूरी की पूरी, सारे मंत्री, सारा मुख्यमंत्री, सारे एमएलए, सारे कॉर्पोरेटर जो भी इनके हैं, सारी सरकार इस समय पंजाब में कुछ नहीं हो रहा है। सारी की सारी पंजाब सरकार इस समय दिल्ली में आई हुई है, अलग अलग सीटों पे है। केवल अरविंद केजरीवाल ने अपनी विधानसभा बचाने के लिए 30 एमएलए और 10 मंत्रियों की फौज वो केवल नई दिल्ली विधानसभा में बिठा रखी है। रोज जो है यहाँ पे सैकड़ों कार वहाँ पे पीबी नंबर की, तो वो यहाँ पे घूम रही है। तो वो हमें जो सुनने में आ रहा है शराब भी बांट रहे, पैसा भी बांट रहे, हम उनकी शिकायत कर रहे हैं। और अभी अभी आपके पॉडकास्ट में आने से 1 घंटा पहले ही 4 वहाँ के लड़कों को, जो है पंजाब के लड़कों को, अभी अभी वहाँ पे पुलिस ने पकड़ा है। उनमें से 2 तो सरकारी कर्मचारी हैं। तो वो यहाँ पे वोटर लिस्ट चेक कर रहे हैं और वो वहाँ पे किसी झुग्गी बस्ती में चाइनीज़ कैमरे खरीद कर, यहाँ से लाजपत राय मार्केट से उन्होंने चाइनीज़ कैमरे खरीदे, क्योंकि झुग्गी बस्ती की डिमांड थी कि कैमरे नहीं लगाए। तो उन्होंने चांदनी चौक में लाजपत राय मार्केट से चाइनीज़ कैमरे खरीदे और वहाँ पे कील से ठोकने लग गए। जब उनको पकड़ा गया कि तुम क्या कर रहे हो और तुम कहाँ से आए हो, तो उन्होंने बताया हम तो पंजाब के हैं, हमारा वीडियो मत बनाइए, हम तो सरकारी कर्मचारी, हम तो केजरीवाल के कहने से आए हैं। तो वो अभी ठहरे हुए हैं यहाँ पे पहाड़गंज के होटलों में, यहाँ पे करोल बाग के होटलों में। सारे करोल बाग के, पहाड़गंज के, महिपालपुर के, आपके लाजपत नगर के सारे होटल, सारे गेस्ट हाउस, सब के सब में पंजाब के लोग रह रहे हैं और वो सब यहाँ पे लगे हुए हैं। मतलब अरविंद केजरीवाल ने, उसको यहाँ के 10 कार्यकर्ता नहीं मिल रहे उसको जिताने के लिए, पंजाब से सैकड़ों लोग बुलाकर उसने अपनी विधानसभा में अपने आप को जिताने के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ये लगता है कि वो तो 8 तारीख को हारेगा और ये भगवंत मान को लगता है कि अगर ये हार गया तो 9 तारीख को मुझे हटाकर पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाएगा। इसलिए भगवंत मान अपनी तरफ से भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा कि ये भाई पंजाब में ना घुस पाए। भगवंत मान कोशिश कर रहे हैं कि ये जीतें और यहीं रहें। वो तो पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है अगर ये हार गया तो ये सबसे पहले मेरी कुर्सी खाएगा। तो भगवंत मान ने अपनी भी ताकत लगा रखी है, पैसे से, धन बल से, एमएलए से, तो आपके मंत्री हिसाब से, से इसको जिताने के भगवान लिए। मान चाह रहे हैं केजरीवाल जीतें, आतिशी चाह रही है केजरीवाल हारे, मतलब इनकी टीम में ही लोग इनके हार जीत को लेकर तय नहीं है अभी। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो भी अस्तित्व था, भविष्य था, भूत था, वो सारा 8 तारीख को खत्म हो जाएगा। 8 तारीख को पूरी आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। प्रवेश भाई, इसमें एक चीज जो लोगों को लगी इस चुनाव में, एक तो आप लोगों ने कैंडिडेट बहुत लास्ट तक जाकर घोषित किए। आपका घोषणा पत्र अभी भी आ ही रहा है फेजेस में। अभी कितने, जब हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तब 15 दिन के करीब बचे हुए हैं। अभी तक पीएम की एक ही रैली हुई है। उस तरह से मैसिव कैंपेन बड़े बड़े नेताओं का अभी तक उतना नहीं दिखा है। ये क्यों है फिर? इतनी कई टिकट बांटने में देरी, घोषणा पत्र में देरी, पीएम की रैलियों में, जैसे हम देखते दूसरे चुनावों में एकदम से जोश और जो जोर लगता है वो कम दिख रहा है दिल्ली में। देखिए, अगर मैं पिछले चुनाव से कंपेयर करूं तो हमारा घोषणा पत्र तो जो है ना 10 दिन पहले आ गया। पिछले चुनाव में तो लास्ट के 1 हफ्ते में आया था। लास्ट के जब हमारे 5 दिन बचे थे तो ही आया था। तो हम वो को अपना नीचे जनता तक पहुंचा ही नहीं पाए थे। तो मैं तो पार्टी का शुक्र मना रहा हूँ कि उन्होंने 20 दिन पहले दे दिया, 15 दिन पहले दे दिया। लेकिन इतना सबक मिलने के बावजूद भी तो ये तो लेट ही है ना। आप देखिए केजरीवाल ने कब की घोषणाएं कर दी। देखिए, केजरीवाल को घोषणा करने में 1 ही सेकंड लगती है। उसको रात को सपना आया और सुबह उसने बक दिया। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा लोकतंत्र की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, दौर चलते हैं, फिर ये विचार विमर्श किया जाता है कि हम क्या काम को कर सकते हैं। तो सारे गणित को देखकर, सारे बजट को देखकर फिर वो घोषणाएं बनाई जाती हैं। तो उसके बाद में मेरे को लगता है पार्टी के नेताओं को अपना कई समय लगता होगा कि हम कौन कौन सी योजनाओं को अमल कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। केवल हमको घोषणाएं करने के लिए नहीं होती है, हमको उसको ज़मीन पर लाने के लिए होती है। तो हम वो घोषणाएं करने में, ऐसी घोषणाएं करने में प्लानिंग की ज़रूरत होती है, सोचने की ज़रूरत होती है। उसके बाद में हम उसकी घोषणा करते हैं। तो शायद वो इसलिए अपना समय लगता होगा। आपको इस बात की खुशी है कि आपके एक स्टार कैंपेनर हैं, वो अभी तक प्रचार करने नहीं उतरे हैं, वरना
आपको नुकसान हो जाता, वो नाम है राहुल गांधी का। राहुल गांधी को तो मैं बड़ा मिस करता हूँ। तो मैं तो आज था कि उनको आज या कल आज शायद एक कर रहे हैं। आज या कल उनको राहुल गांधी जी को नई दिल्ली में आना था, फिर शायद उन्होंने कैंसिल किया नई दिल्ली का। अच्छा। शायद ये अपना अरविंद केजरीवाल ने उनको रिक्वेस्ट किया होगा कि मेरे यहाँ पे मत आइए, मेरी हालत वैसे ही सी है ना, बहुत अपना पतली हो चुकी है, तो आप आएंगे तो और ज़्यादा पतली हो जाएगी। तो शायद उन्होंने, मेरे को सुनने में आया कि कैंसिल हुआ है। अब वो हुआ नहीं हुआ ये तो संदीप जी बता पाएंगे। तो हाँ, हम उनको मिस करते हैं। जब भी मैं उनको पार्लियामेंट में सुनता था तो बहुत ज़्यादा हंसी आती थी। तो अच्छा है, मैं तो चाहता हूँ वो आए, यहाँ पे दिल्ली में आए प्रचार करने के लिए, अच्छा है। आपके पार्लियामेंट की टिकट का क्या हुआ? उस वक़्त कई लोगों को झटका लगा था कि परवेश भाई को कैसे टिकट नहीं मिला। अब हालाँकि अब आपको विधानसभा का टिकट मिला, लेकिन उसकी कहानी क्या है? देखिए, मैं तो ये कहानी नहीं बता सकता, ये कहानी तो हमारी पार्टी की लीडरशिप ही बता सकती है। मगर हाँ, जब वो टिकट नहीं मिली थी, तो मेरे को गृह मंत्री जी ने बुलाया था। उन्होंने कहा था, भई आपके लिए आगे जो है ना, हमने कुछ अच्छा सोचा हुआ है। तो ये भी नहीं बताया था कि क्या सोचा हुआ है। तो जब उन्होंने मेरे को नई दिल्ली से लड़ने के लिए बोला, तो मैंने अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली माना कि ऐसे कोई बड़ा चैलेंज होता है तो पार्टी अपने बेस्ट सिपाही को ही आगे लेकर आती है। तो फिर वो अपना, मेरी पार्टी की लीडरशिप ने मेरे ऊपर में ये वाला भरोसा जताया, तो मेरे को अच्छा लगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हनुमान जी जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। तो हाँ, तो मेरे मन में हमेशा यही होता था कि मैंने कभी किसी के साथ में गलत नहीं किया, तो भगवान मेरे साथ में कभी भी गलत नहीं करेगा। हनुमान जी आकर मुझे कहते थे, तू चिंता नहीं कर, सब अच्छा होगा। तो अभी सब हो रहा है अच्छा, अच्छी बात है। इसमें एक चीज़ और भी है, मैंने सुना आप तो ख़ैर आप ख खुद ही बता रहे हैं आप हनुमान जी के भक्त हैं। केजरीवाल जी नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, वो भी हनुमान जी के भक्त हैं। मुझे किसी ने बताया कि आप दोनों ने जिस मुहूर्त में नॉमिनेशन फाइल किया है, वो भी कोई विजय मुहूर्त है। तो हनुमान जी चिंतित होंगे कि किस भक्त पे जो है वो कृपा बरसानी है। देखिए, ये जो है ना, अरविंद केजरीवाल तो चुनावी हिंदू है। मैं आज भी मंगलवार है, मैं गया था हनुमान मंदिर सीपी वाले में। मैं कभी ट्वीट करके नहीं जाता कि मैं हनुमान मंदिर सीपी में जा रहा हूँ। केजरीवाल जब भी हनुमान मंदिर जाता है ट्वीट करके जाता है, मैं हनुमान मंदिर जा रहा हूँ, मैं सालासर बालाजी जा रहा हूँ, मैं फलाना जा रहा हूँ। तो अगर आप जा रहे हैं मंदिर में और वहाँ पे जाते रहते हैं, आपकी आस्था है, तो आपको मीडिया को बताने की क्या ज़रूरत है, या आपको जनता को बताने की क्या ज़रूरत है? आपको बताना तभी होता है जब आप वो काम को नहीं करते हैं 5 साल, केवल वो चुनाव आते हुए आपने 1-2 बार मंदिर चले गए और आपने जनता को बता रहे, देखो भैया, फिर वो हनुमान चालीसा की 2 लाइन सुना देते हैं। तो वो तो चुनावी हिंदू हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म होता है, फिर वो अपने सर पे टोपी पहन लेते हैं। तब उनको पुजारी याद नहीं आता, तब उनको ग्रंथी याद नहीं आता, तब उनको केवल मस्जिद का मौलवी याद आता है। 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा हम लोगों का, दिल्ली की जनता का टैक्स का पैसा वो सारे मस्जिद के मौलवियों को सैलरी देने में उड़ा दिया। मगर 11 साल उनको पुजारी याद नहीं आया, ग्रंथी याद नहीं आया, केवल उनको मौलवी दिखाई दिया। अब वो चुनाव आया, 20 दिन पहले उनको पुजारी याद आ गया, ग्रंथी याद आ गया। ये अपना कौन-सा न्याय होता है? परवेश भाई, आपने जैसे अभी ऐलान किया कि भाई अगर हम सरकार में आएँगे तो हमारा सीएम शीश महल में नहीं रहेगा। क्या जो एक बड़ी समस्या जिसको आप लोग लेकर चिंतित भी हैं कि रोहिंग्याज़ को यहाँ लाकर बसाया गया है, उनको उनको वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है। अगर आपकी सरकार बनती है, तो ऐसे अवैध घुसपैठियों को आप लोग दिल्ली से बाहर निकालेंगे? देखिए, ये जो है समस्या, ये एक अपना दिल्ली में नासूर की तरह बढ़ती जा रही है। अब हुआ क्या पिछले 10-20 सालों में, ये जब लोग आए दिल्ली में, तो यहाँ की सरकारों ने, पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो ये उनका वोट बैंक था। अब ये केजरीवाल की सरकार है, ये उनका वोट बैंक बन गए। तो ये सरकारों ने उनका राशन कार्ड बनवा दिया, उनका वोटर कार्ड बना दिया, उनका आधार कार्ड बना दिया, उनको पक्का बिजली का मीटर दे दिया, फ्री बिजली और ये पानी जो भी है उनका कनेक्शन दे दिया, लाइन दे दिया, उनको मकान दे दिया। और ये सारे एमएलए जो होते हैं, सारे मंत्री होते हैं आम आदमी पार्टी के, ये उनको संरक्षण देते हैं क्योंकि ये उनका वोट बैंक है। तो जब भी पुलिस इनको पकड़ती है, तो पुलिस को ये कठिनाई आती है कोर्ट में ये प्रूफ करने में कि ये सारे बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, क्योंकि इनके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। तो बहुत अपना लंबे समय तक जो है केस चलता है, फिर वो फाइट होती है, फिर अगर वो प्रूव होता है तो उसको डिपोर्ट किया जाता है। और इन लोगों के लिए वकील भी आम आदमी पार्टी के नेता ही खड़ा करते हैं, वकीलों को पैसा भी ये लोग देते हैं। तो ये एक जो है बहुत बड़ी जटिल समस्या अब अपना दिल्ली में बनती जा रही है।
जिन लोगों के पास में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता उनको तो डिपोर्ट करना बड़ा आसान होता है, मगर कोई 10 साल से रह रहा है, 15 साल से, एनडीए के टाइम से जो है, कांग्रेस के टाइम से यहाँ पे अपना कार्ड बना के बैठा हुआ है, ऐसे लोगों को बाहर भेजने में दिक्कत आती है। ऐसा पुलिस अपना सामना करती है, मगर धीरे धीरे एक एक को आइडेंटिफाई करके उनके पुराने दस्तावेज देख के, पुराने डॉक्यूमेंट देखकर सबकी पहचान हो रही है धीरे धीरे। मैंने भी आरटीआई लगाई थी दिल्ली पुलिस को, उन्होंने 800 की संख्या मुझे बताई, जो उन्होंने सबकी पहचान करी, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। ऐसे ना जाने कितने हजारों लोग होंगे दिल्ली में जो बांग्लादेशी रोहिंग्या के रूप में हमारे भारत के नागरिक बन के यहाँ पे रह रहे हैं, अपनी पहचान को छुपा कर रह रहे हैं, और यही लोग होते हैं जो सारे क्राइम में शामिल होते हैं। और आम आदमी पार्टी, केजरीवाल इनको सपोर्ट करता है, इनको संरक्षण देता है। परवेश भाई, आप सीजन पॉलिटिशियन हैं, पुराने नेता हैं, आपका परिवार जो है इतने साल से राजनीति में है, और आपके जो पिताजी थे साहिब सिंह वर्मा साहब, बहुत वाइब्रेंट नेता और बहुत पॉपुलर नेता पब्लिक के बीच में। आपको पुराने दिन याद हैं पिताजी के समय के, जब वो चीफ मिनिस्टर थे या जब वो पॉलिटिक्स करते थे? क्या माहौल होता था? उनकी पॉलिटिक्स कैसी थी? आपने उनसे क्या सीखा है? देखिए, मैं आपको एक बताता हूँ इंसिडेंट। जब मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे, तब वो दिल्ली सरकार के स्कूल कैसे अच्छे बने, तो उन्होंने सारे सरकारी जो भी वहाँ के अधिकारी थे, बड़े-बड़े अपना डायरेक्टर थे, डिप्टी डायरेक्टर थे, उनकी मीटिंग बुलाई। तो वो सबसे पूछने लग गए कि भैया चलो एक बात बताओ, तुम्हारा बच्चा कहाँ पढ़ता है? उसने कहा डीपीएस में पढ़ता है। तुम्हारा कहाँ पढ़ता है? बाल भारती में पढ़ता है। तुम्हारा कहाँ पढ़ता है? मॉडर्न स्कूल में पढ़ता है। तो किसी का बच्चा दिल्ली सरकार के स्कूल में अपना पढ़ता ही नहीं था। तो पापा ने सोचा भाई मेरा भी नहीं पढ़ता, तो मैं इनसे सवाल कैसे पूछ सकता हूँ? तो वो उसी दिन घर आए शाम को। उन्होंने, हम अपना 2 भाई हैं, मैं और मेरे भाई को बुलाया कि भाई तुम में से दिल्ली सरकार के स्कूल में कौन पढ़ेगा बताओ? तब आप लोग कहाँ पढ़ते थे? तब मैं पढ़ता था डीपीएस में, वो पढ़ता था एक और प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट स्कूल। तो उन्होंने कहा भाई कौन पढ़ेगा बताओ? मैंने कहा मेरे तो बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, यही पढ़ सकता है। तो मेरा भाई जो है क्रिकेट खेलता था, हाँ। उसकी पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं थी, और वो रणजी ट्रॉफी तक अपना खेला है, सिद्धार्थ उसका नाम है। तो मैंने कहा ये पढ़ लेगा। उसने कहा ठीक है पापा मैं पढ़ लूँगा। तो वहाँ पे हमारा जो वहाँ पे मुख्यमंत्री का निवास था, नो शामनाथ मार्ग, उसी के सामने जो अपना दिल्ली सरकार का शंकराचार्य सिविल, इसमें सिविल लाइंस में नंबर 4 के नाम से उसको स्कूल को जाना जाता था। तो उसका स्कूल में एडमिशन उसी दिन करवा दिया, और उसको बोला 1 किलोमीटर दूर है, आपको पैदल ही जाना है, पैदल ही आना है। तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का बेटा दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ा, ये उदाहरण मेरे पिताजी ने पेश किया। आज पूरे इतिहास को उठाकर देख लीजिए, कोई भी देश का मुख्यमंत्री जिसका बच्चा उनके सरकारी स्कूल में पढ़ता हो, आपका दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। तो उस समय की जो पीढ़ी होती थी, जो उस समय हमारे नेता होते थे, वो पहले अपने घर से अपना चैरिटी को स्टार्ट करते थे, अपने घर से एग्जाम्पल को स्टार्ट करते थे। तो उन्होंने अपने बेटे को डाला, फिर उन्होंने अगले दिन दोबारा मीटिंग बुलाई, फिर अधिकारियों को बोला देखो भाई, तुम्हारे मुख्यमंत्री का बेटा दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ता है, अब अगर तुमको शर्म है, तुम चाहते हो कि दिल्ली सरकार के स्कूल अच्छे बने, तो तुम भी अपने-अपने एक-एक बच्चे को तो डालो दिल्ली सरकार के स्कूल में। जब वो पढ़ेंगे तभी तुम्हारे अंदर में भावना आएगी कि हमको हमारे स्कूल के स्टैंडर्ड को बढ़ाना है। तो वो ऐसे लोग होते थे। उनके घर में जो है, हमारे घर में हज़ारों लोग आते थे, और वो सारा मुख्यमंत्री के आवास को हमारे दिल्ली की जनता अपना घर समझती थी, कि कोई भी अपना बेरोक-टोक के जा सकता है, कोई भी बेडरूम में घुस सकता है, कोई भी फ़ोन कर सकता है, कोई भी नाश्ता कर सकता है, कोई भी हुक्का पी सकता है, कोई चाय पी सकता है, दूध पी सकता है, सारा खुला मामला था। मगर उसके बाद में आजकल की जो सरकारें चल रही हैं, और अगर आपको याद होगा, नहीं, और तब उस वक्त जो साहिब सिंह वर्मा साहब के समय में, उस वक्त मुख्यमंत्री आवास कितना बड़ा था जिसमें आप लोग रहते थे? नहीं, उस समय जो हमारा घर था, उस समय जो इनके स्पीकर थे रामनिवास गोयल जी, दिल्ली सरकार के जो भी स्पीकर थे, अभी आजकल वो रहते हैं। तो वो मेरे को लगता है 3 उसमें बेडरूम थे, और वो टाइप 6 का बंगला था, 1 एकड़ से भी कम का बंगला था, जो भी सरकार ने दिया हुआ था। छोटा सा। और फिर मैंने बाद में पता किया कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद में अपने घर में कितना पैसा खर्च किए थे। आपके पिताजी ने? जी। तो मैंने बाद में सरकार से रिपोर्ट मांगी, तो जब मैंने देखा कि शीश महल जो आज के दिन में मुख्यमंत्री है, वो अपने घर में 80-90 करोड़ रुपए लगा रहा है, तो मेरी इच्छा हुई कि मेरे पिताजी ने कितना पैसा खर्च किया। तो मेरे को पता लगा कि केवल 7 लाख रुपए खर्च किया था। पूरा वो 2.5 साल रहे, वहाँ पे 5 साल रहे। तो वो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, उसके बाद में मुख्यमंत्री थे, तो हमने घर नहीं चेंज किया। जो हमको घर एजुकेशन मिनिस्टर के टाइम में पिताजी को मिला था, वही घर को उन्होंने कंटिन्यू किया एज ए सीएम भी। तो खाली 5 साल में 7 लाख रुपए खर्च किया, और इन्होंने 80-90 करोड़ रुपए खर्च किया। तो ये उसमें फ़र्क था।
और जब मेरे पिताजी को जब वो मुख्यमंत्री से हटे थे, तब वो उन्होंने 24 घंटे नहीं लगाए थे, वो सीधा डीटीसी की बस में बैठे और वो अपने वापस से, हमारा शालीमार बाग में फ्लैट था यूएनवी ब्लॉक में, वहाँ पे जो है 2 बेडरूम का फ्लैट था, उसमें वापस जाके हमने रहना शुरू कर दिया था। तो वो पीढ़ी और आज के नेता, इनमें बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पर इससे मुझे एक सवाल याद आया जो केजरीवाल आपसे बार-बार पूछ रहे हैं, उनके लोग पूछ रहे हैं कि आप अब सांसद नहीं हैं, लेकिन सांसद वाले घर में इतने दिन से रह रहे हैं। जी, जब मैं सांसद नहीं रहा, तो उसके बाद में मेरी माताजी की तबीयत ठीक नहीं थी और मैं जो भी रह रहा हूँ, जो भी इस घर का मार्केट रेंट है, उसको देकर रह रहा हूँ, ओह! जो कि हज़ारों में नहीं है, लाखों में होता है। तो मैं उसको देकर ही रह रहा हूँ और मैंने ये मार्च तक की मोहलत माँगी थी और मार्च में इसको खाली कर देंगे। तो हमारी सरकार बनेगी, हो सकता है बड़ा मिल जाए। नहीं, लेकिन ये बात बहुत लोगों को नहीं पता कि आप मार्केट रेंट दे के रह रहे हैं और माताजी की तबीयत खराब है, इसलिए स्पेशल परमिशन लेकर रह रहे हैं। और वो 2.5-3 लाख रुपए का मार्केट रेंट होता है, वो मैं दे रहा हूँ। क्योंकि इसका भी बड़ा मुद्दा बन गया था कि आप लोगों से घर खाली नहीं वो कराया हर गया। चीज़ का मुद्दा क्योंकि मैंने कहा ना, वो ये वाले चुनाव को हार रहे हैं। वो ये नहीं बता रहे कि उन्होंने क्या काम किया। अगर उन्होंने सारी समस्याओं को ख़त्म कर दिया होता सुशांत भाई, तो मैं किसी भी घर में रह रहा होता, मेरी इनकम कुछ भी होती, मैं कुछ भी बाँट रहा होता, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो चुनाव हार रहा है, इसलिए उसको मेरी हर बात से तकलीफ़ है। परवेश भाई, आप लोग अगर सत्ता में आएंगे, जैसे आजकल बड़ा फैशन भी है कि फर्स्ट 100 दिन में हम क्या करेंगे। अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने शपथ लिया, उन्होंने भाई ने पहले दिन ही तूफानी काम किए। आप लोगों का कुछ एजेंडा है कि शुरू के 5 दिन, 100 दिन, 10 दिन में हमें क्या क्या करना है दिल्ली में? देखिए, सबसे पहले तो आयुष्मान योजना को लागू करना है, ताकि यहाँ के गरीब लोगों को 10 लाख रुपए तक का इलाज उनको मुफ्त मिले। उसके बाद में यमुना मैया के लिए हमको प्लानिंग बोर्ड बनाना है, ताकि इसको पूरे इसके ऊपर में काम करें। हमको यहाँ की हमारी जो पॉलिसी है दिल्ली की, उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, ताकि पॉल्यूशन पे हम जो है ना कोई कंट्रोल कर सकें। हमको 15,000 नई बसें खरीदनी है, ताकि लोगों को अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिले। हमको दिल्ली में पार्किंग की समस्या को ख़त्म करना है, ताकि हम अच्छे-अच्छे ग्राउंड में मल्टी लेवल पार्किंग बना सकें। दिल्ली में पिछले 10 साल में 135% जो अपना टू व्हीलर और हमारे फोर व्हीलर की संख्या बढ़ गई है, मगर दिल्ली में एक भी नया फ्लाईओवर नहीं बना। तो दिल्ली में जाम की समस्या ख़त्म हो, इसके लिए हमको नए-नए फ्लाईओवर्स का हमको रूट को अपना डिसाइड करना और उसके बजट को एलोकेट करना है। दिल्ली में हमको युवाओं के लिए नौकरी का हम लोग क्या कर सकें। दिल्ली को हम एक हेरिटेज कोई राज्य के रूप में कैसे स्थापित करें, क्योंकि हमारे पास में इतनी अच्छी-अच्छी हमारे पास में हेरिटेज की साइट्स हैं। तो इसको हम पूरा टूरिज़्म के लिए कैसे हम इसको डेवलप कर सकें, सारे कूड़े के पहाड़ों को कैसे डेवलप कर सकें, दिल्ली में गाँव में कॉलोनी में सारी बुनियादी सुविधाओं को कितना जल्दी से जल्दी हम उसको पूरा कर सकें, ख़त्म कर सकें, ऐसी बहुत सारे कामों पे काम करना है। और शीश महल को भी आप टूरिस्ट स्पॉट बनाएंगे? शीश महल को पूरे देश को, दिल्ली को फ्री में, उसमें फ्री कोई में टिकट दिखाएंगे? नहीं। ये वाला फ्री बीस का काम हम करेंगे। परवेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बिजी चुनावी शेड्यूल में से वक्त निकाला और बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। बहुत चुनाव धन्यवाद। आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन मैं कम से कम पब्लिक को ये बता सकता हूँ कि परवेश भाई के साथ ये है कि बहुत मेहनती नेता है, कम से कम ये मैंने देखा है। और आपको तो मुझे लगता है पारिवारिक मिला हुआ है कि पब्लिक से जो आपका कनेक्ट है वो पिताजी की तरफ से आया है, तो वो आप में भी दिखता है कि आप लोगों से मिलना जुलना सब आपका रहता है। ये तो ये हो गया, किसी दिन घर में 100 लोग नहीं आते तो चिंता होती है कि लोग क्यों नहीं आए। तो उम्मीद है कि ये चुनाव आपके लिए अच्छा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद परवेश भाई, हमसे बहुत जुड़ने बहुत के लिए। धन्यवाद सुशांत भाई। और आपको पॉडकास्ट कैसा लगा और दिल्ली चुनाव में आपको क्या लगता है, क्या होने जा रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।